रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले तो सभी को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का दिशा एकेडमी में स्वागत है। आज दिन की शुरुआत करते हैं, नए सेशन, नया दिन, अच्छा दिन, दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन बहुत ही अच्छी तरह से हो, बहुत सुलभ हो, दिन प्रगति की तरफ जाए। तो एक नए सुविचार के साथ में प्रारंभ करते हैं। जो लोग खतरा उठाने का साहस रखते हैं, उन्हीं का भविष्य दूसरों से ज्यादा अच्छा होता है। हम अगर अपने जीवन में लगातार रिस्क अगर लेते रहेंगे, खतरा उठाते रहेंगे, तो हमारा भविष्य दूसरों से अच्छा होगा। अगर हम ये सोचते रहे यार पढ़ करके क्या होगा, सुबह जग के क्या होगा, काम करके क्या होगा, तो उससे हमारा भविष्य नहीं सुधरेगा। हम बल्कि जहां थे उससे भी नीचे पहुंच जाएंगे। हम और आगे नहीं जा पाएंगे। जो हमारे अंदर कैपेसिटी है, जो भगवान ने हमारे अंदर क्षमता दी हुई है, उस क्षमता का हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो क्षमता का इस्तेमाल अगर हमको करना है, तो लगातार खतरा उठाने के लिए तैयार होना होगा, रिस्क लेने के लिए। खतरा इन द सेंस रिस्क, रिस्क इन द सेंस खतरा। हमें लगातार कुछ ना कुछ नया नया स्टेप लेना पड़ेगा और उस नए स्टेप से हम आगे बढ़ पाएंगे। आपका एक काम खत्म हुआ, एक एग्जाम खत्म हुआ, दूसरे एग्जाम के लिए प्रेरित हुई, दूसरा एग्जाम खत्म हुआ, तीसरे एग्जाम के लिए प्रेरित हुई। यह नहीं कितना पूरा हो गया, अब चले। जैसे आप रोज खाना खाते हो, खाना खाने के बाद फिर वापस से दिनचर्या पूरी करते हो, एनर्जी खत्म होती है, फिर वापस से खाना खाने के लिए प्रेरित होते हो। तो वैसे ही आपका मस्तिष्क जो है, वह मस्तिष्क को खाली मत छोड़िए, मस्तिष्क को लगातार उसका यूज करिए। तो यूज करेंगे तो दिन आपका जो है वो अच्छा होगा और लोगों से आपका भविष्य बेहतर होगा। चलिए, तो इसी मोटिवेशनल कोट से, सुविचार से आज दिन की शुरुआत करी है। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहां पर होंगे स्वस्थ होंगे और लगातार पढ़ाई के मार्ग पर अग्रसर होंगे। चलिए, तो लेते हैं आज जो आज का सेशन है। आज का सेशन हमको क्या पढ़ना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो सभी का दिशा एकेडमी में स्वागत है, आप सभी लोगों का। मैं संतोष सर आपके बीच शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण की विशेषताएं और शिक्षण के चरण आज आपके बीच लेके आया हूं। कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था शिक्षण क्या है, और शिक्षण के थोड़े बहुत जो उसके टर्मिनोलॉजी है, शिक्षण के लेटर, टीचिंग, TEACHING, उसके लेटर की विशेषताएं क्या है वो हमने पढ़ा हुआ था। आज हम विशेष तौर से शिक्षण की विशेषताएं पढ़ेंगे। शिक्षण के अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं उसको पढ़ेंगे। इन सब के बारे में बिल्कुल विस्तार में जानेंगे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर आते हैं। जहां कहीं किसी भी भाई बंधु को कोई समस्या होगी तो वह जो है मुझे टोकेगा। चैट बॉक्स में भी लिख सकता है हमको, चैट बॉक्स भी मैं देख पा रहा हूँ। ओके, चलिए। तो बहुत सारे लोगों ने गुड मॉर्निंग भी भेजा हुआ है मैसेज मुझे। राम राम, नमस्कार, सुप्रभात सभी को। चलिए, तो किसी के भी किसी प्रकार के कोई मैसेज होंगे तो मुझे वह जरूर बताएगा। कहीं समझ में नहीं आ रहा है, कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं कुछ लग रहा है, तो मुझे आप बताएंगे। ये आपका फीडबैक है, क्योंकि जब तक टू वे इंटरेक्शन नहीं होगा, जब तक नहीं समझेगा, तब तक हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि किस भाई बंधु को समझ में आ रहा है, किस भाई बंधु को समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं सेशन की। कल हमने क्या पढ़ा हुआ था, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा हुआ था। कल हमने पढ़ा हुआ था टीचिंग। टीचिंग क्या है? शिक्षण। शिक्षण क्या है? तो शिक्षण के बारे में हमने पढ़ा हुआ था कि शिक्षण क्या है, वो इंटरेक्शन है, वह टू वे प्रोसेस है। इसके बारे में हमने थोड़ा जाना हुआ था। फिर हमने ये जाना हुआ था कि शिक्षण, शिक्षण क्या है, वह दो चीज है शिक्षण में। एक होती है साइंस और दूसरी होती है आर्ट। साइंस और आर्ट दोनों का समावेश है। साइंस क्या होती है? तो साइंस में एक होता है कॉज और एक होता है इफेक्ट। यानी हम हमारा जो कुछ हम यहाँ से जो दे रहे हैं, हमारा देने का एक कॉज है, हमारा पढ़ाने का एक कॉज है, एक कारण है। कारण का प्रभाव हमारे विद्यार्थियों पर पड़ेगा। तो साइंस कहता है कि सिस्टमेटिक तरीके से कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप ज्ञात करना, कि हमने जो पढ़ाया, बच्चे ने जो लिया, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं, उन रिलेशनशिप को जानना, ये हमने बताया हुआ था। साथ में हमने बताया हुआ था कि टीचिंग, टीचिंग क्या है? टीचिंग के अंदर पेडागोजी है, टीचिंग के अंदर ट्रेनिंग है, टीचिंग के अंदर नर्चरिंग है। ये सब कुछ भी हमने कल बताया हुआ था। टीचिंग के अंदर जब हम टीचिंग करते हैं तो उसमें हम पहले बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, कुछ बताते हैं, फिर बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं आता तो डेमोस्ट्रेट करते हैं। डेमोस्ट्रेट करने के बाद फिर बच्चे जो है वहां से जब सीख लेते हैं तो मोटिवेट होते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया के बारे में हमने कल बताया हुआ था, जिसका मैं एक छोटा सा शॉर्ट में मैंने आपको ये ब्रीफ दिया हुआ है। टीचिंग के कुछ कंपोनेंट्स से, टीचिंग की जो टर्मिनोलॉजी, उस टीचिंग की टर्मिनोलॉजी को हमने समझाया हुआ था कि TEACHING क्या है, उसके बारे में हमने समझाया हुआ था। इतनी सारी बातें हमने करी हुई थी। और हमने एलिमेंट्स भी बताया हुआ था, टीचिंग के एलिमेंट्स क्या है उसके बारे में चर्चा करा हुआ था। टीचिंग के मेनली दो एलिमेंट्स है।
उन दोनों के बारे में हमने चर्चा करी हुई थी। तो टीचिंग के 2 एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए हुए थे। अब आज हमको जो है वो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके आगे क्या है, उसके आगे जो है हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो उसके आगे हम चर्चा करेंगे कि टीचिंग क्या है, टीचिंग के बारे में हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। चलिए, तो शुरू करते हैं। सभी लोग बिल्कुल अटेंटिव हैं और सब लोगों को मजा आएगा क्लास में। जैसा क्लास की विशेषता है, क्लास में पढ़ाने का जो लय है वो बिल्कुल वैसे ही बरकरार रहेगा। कहीं लाइट में अगर फ्लक्चुएशन हो तो वो हमें बता देंगे, लाइट अगर प्रॉपर ना हो तो उसको बारे में हमको बता देंगे। बिल्कुल चेहरे पे प्रकाश पड़ रहा है, चेहरे पे बिल्कुल प्रकाश पड़ रहा है, चेहरा बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलिए, यस सर। ओके, तो आज हम बात करेंगे कि जो टीचिंग है, अगर हम टीचिंग करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा करेंगे आज, तो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव। सर हाँ सर, अभी आपने ये कोई लाइट जलाई ना? हाँ, अच्छा, उसे सर ब्लरिंग ये हो रही लाइट है। जलाने से थोड़ा, हाँ, ब्लरिंग हो रही है सर। पहले भी सही था, मतलब वो अच्छा, चेहरा दिख रहा चल था सब कुछ। हाँ अभी सही है चलिए, सर, चेहरा भी सही दिख रहा है और वो ब्लरिंग भी कम हो गई, नहीं ओके, हो रही है। थैंक यू सो मच सतपाल जी। हाँ, चलिए तो बात करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है, कल हमने टीचिंग के बारे में पढ़ा हुआ था, टीचिंग क्या है। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स। इसमें 2-3 बातें हैं, 2-3 बातों को ध्यान से पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। हाँ, हमारे पास कुछ सुझाव आए हुए हैं कि थोड़ा सिलेबस के बारे में बता दीजिए। तो सिलेबस के बारे में बता दूंगा, थोड़ा सा ये एक लय में आ जाए सेशन। जो पुराना बचा हुआ तो वो मैं क्लियर कर लूं, तो फिर जो सिलेबस उसके बारे में बता दूंगा। सिलेबस का थोड़ा सा पार्ट मैंने डाला हुआ है, सुपर टेट का पार्ट तो मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और जहां नहीं समझ में आएगा उसे हमसे डिस्कस कर लीजिएगा पर्सनली। और पूरी क्लास में एक दिन मैं सिलेबस को बताऊंगा। मैंने सिलेबस इसलिए नहीं लिया हुआ था कि टाइम जो है सिलेबस को बताने में पूरा टाइम जाएगा। तो एक अगर टॉपिक अगर खत्म करेंगे तो बेहतर होगा, जहां कहीं कहीं कोई समस्या होगी तो उसको हम बात कर लेंगे। तो ये हम चर्चा कर रहे हैं आज टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग की। सिलेबस की चर्चा जो है हम किसी एक दिन समय निकाल करके कर लेंगे, एक दिन 2 दिन की बात कर लेंगे। एक बार रोटेशन में आ जाए, सारे लोग एक बार जुड़ जाए, सारे लोग जो पढ़ने के लिए तैयार हो जाए, इसको कहते हैं रेडीनेस। तो रेडीनेस एक बार हो जाए तो सिलेबस को भी एक दिन ले लेंगे। सिलेबस क्या है, कैसे हमको पढ़ना है, ये सब चीजें अभी हम पुरानी जो हमने छोड़ा हुआ था उसको मैं ले रहा हूँ। पुराने जो हमारा लेक्चर हुआ था उस लेक्चर में ये सब चीजें छूट गई थी, वो हुआ नहीं था, समय खत्म हो गया था। और हमारा जो 3 महीने का जो टेन्योर था, जो पीरियड था, वो खत्म हो गया था। तो ये जो चीजें छूटी हुई जिसको ले लूं, फिर उसके बाद नया जो है सिरा वो फिर से स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो आपके सजेशन हमें बहुत अच्छे लगे हैं और ऐसे ही आप लोग हमें अपना अपना सजेशन देते रहिए। सजेशन देंगे तो हमारे जो स्टाइल है टीचिंग का जो लेना है उसमें सुधार होगा। आपके जो सजेशन है, जो सुझाव है, मेरे लिए प्रार्थनीय है। चलिए, तो बात करते हैं टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी शिक्षण का उद्देश्य क्या है, क्यों शिक्षण कराना, क्यों शिक्षण कराना। तो आप लोगों ने समझा होगा, मैंने कल इसी से पहले एक कल और मुद्दा मैंने चलाया हुआ था, ब्लूम की टेक्सोनॉमी। तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी भी इसी से संबंधित है, इसी से संबंधित है। ब्लूम का जो ओरिजिनल टेक्सोनॉमी 1956 का, वो यही कहता है कि शिक्षण के अनुदेशन क्या है, शिक्षण के अनुदेशन के उद्देश्य क्या है, वह इसी के हायरार्की को, इसी के वर्गीकरण को बताते हैं, वर्गीकरण को बताते हैं। शिक्षण का उद्देश्य मैंने कल चर्चा करी हुई थी, शिक्षण का उद्देश्य मेनली होता है कि बच्चों के अंदर में क्या बिल्ड करना, के एस ए बिल्ड करना। ये मेन इसका कारण होता है, नॉलेज स्किल और एटीट्यूड, नॉलेज स्किल और एटीट्यूड विकसित करना होता है, ये उसका उद्देश्य होता है। चलिए हम दूसरी तरह से समझते हैं, क्या क्या नॉलेज स्किल और एटीट्यूड के अलावा भी कोई चीजें हैं जिसको कि हम विकसित कर सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो समझेंगे कि अगर हम कहीं ज्ञान किसी को दे रहे हैं, अगर हम किसी को कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो सबसे पहला तो क्या कर रहा है, उसके पास जो चीज नहीं है, जो उसने सीखा हुआ है बट वो सरफेस सीखा हुआ है, वो कुछ उसमें ऐड करता है, कुछ ज्ञान जो है वो ऐड करता है, यानी सबसे पहले उस ज्ञान में वृद्धि होती है। मैं आज यहाँ आपको सिखा रहा हूँ, तो सिखाने से जो कुछ भी बातें, एटलीस्ट कुछ नहीं तो आप मेरा चेहरा देख रहे हो, कुछ नहीं तो आप मुझे देख रहे हो कि मैंने व्हाइट शर्ट पहना हुआ, कुछ नहीं तो आप मुझे ये देख रहे हो कि मैंने अपने हाथ में 4 पेन ले रखी है, कितना तो देख रहे हो। इसके अलावा अगर मैं कुछ नया चीज बता रहा हूँ तो नई चीज आपके साथ में ऐड हो रही है। तो सबसे पहला होता है कि जब हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं, कुछ नया ज्ञान देते हैं, कुछ नया टॉपिक लेके आते हैं सिखाने के लिए, तो उसमें सबसे पहला होता है क्या, ज्ञान देना। तो
तब टीचिंग की ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करेंगे तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में पहला आएगा, क्या आएगा? नॉलेज। पहला आएगा नॉलेज देना, यानी हम क्या विकसित कर रहे हैं? तो नॉलेज का ज्ञान, नॉलेज विकसित कर रहे हैं बच्चों के अंदर। टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नॉलेज का विकास करना। और क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग का विकास करना। नॉलेज हो गया, फिर अंडरस्टैंडिंग हो गया। अंडरस्टैंडिंग का विकास कर लेंगे। अंडरस्टैंडिंग का विकास करने के बाद अब इस पे हम चर्चा करेंगे क्या क्या होता है, एक एक को थोड़ा विस्तार में चर्चा करेंगे ताकि आपको समझ में आए। अंडरस्टैंडिंग का विकास करेंगे और क्या विकास करेंगे? और विकास करेंगे हम जो है एप्लीकेशन का, जो कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी में बताया गया है, एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन का विकास करेंगे। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। फिर और क्या बचा? यहाँ पे एक स्किल है, स्किल को ले लेंगे, स्किल का विकास करेंगे। स्किल का विकास करेंगे यानी हमारा उद्देश्य क्या है? स्किल भी सिखाना बच्चे को, स्किल्स। और क्या विकास करना? तो साथ साथ में हमने जैसे देखा कि यहाँ पे एक एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड भी लेंगे और उसके साथ में बच्चों के अंदर में रुचि पैदा करेंगे। क्या पैदा करेंगे? तो रुचि पैदा करेंगे। अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ में रुचि पैदा करेंगे। रख देते हैं। ओके, तो हमें रुचि पैदा करनी है, इंटरेस्ट पैदा करना है, इंटरेस्ट पैदा करना है। और क्या पैदा करना है? और बच्चों के अंदर में क्या लेके आना है? तो सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है वो क्या है? एटीट्यूड। क्या है? एटीट्यूड। तो एटीट्यूड का विकास करना है। तो इतनी चीजें जो है हमको विकास करनी है। अब चलिए एक एक की चर्चा करेंगे, क्या क्या विकास करना है। तो सबसे पहले हमको क्या विकास करना है? नॉलेज का। अब नॉलेज जो हम विकास करेंगे, इस नॉलेज के विकास में क्या देखेंगे, यानी बच्चे को कोई भी जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पियाजे की थ्योरी में क्या कहते हैं कि वो बेसिकली कहते हैं स्कीमा का निर्माण करना, एकोमोडेशन करना, एडाप्टेशन करना, एजिमिलेशन करना। यानी अगर उसके पहले कोई स्कीमा है, उस स्कीमा में बदलाव करके, एडाप्टेशन करके उसको एकोमोडेट करना, एक दूसरी जगह से तीसरी जगह लेके जाना और फिर जाकर के उसको एजिमिलेट कर देना। तो ये नॉलेज का विकास करना। उद्देश्य शिक्षण का क्या होता है कि नॉलेज का विकास करना। कोई भी चीज है, नई चीज अगर बच्चे को सिखा रहे हो तो उसके आधार पे जो है वो बच्चा अपना एक नया ज्ञान बिल्ड कर पाएगा, एक नया ज्ञान जो है वो व्यवस्थित कर पाएगा। इसीलिए आप क्या करते हो? सबसे पहले इस ज्ञान को विकसित करने से पहले क्या करते हो? सबसे पहले बच्चे का पीके चेक करते हो। पीके यानी इस पीके के आधार पे, जब पीके क्या होगा? बेस होगा। इस बेस के आधार पे आप क्या करोगे? बच्चे को एसके दोगे या नया ज्ञान दोगे, एनके दोगे। एसके कहो चाहे एनके कहो, दोनों एक ही बात है। एसके मतलब स्पेसिफिक नॉलेज या एनके कहो तो न्यू नॉलेज। जो पुराना नॉलेज है, पुराने नॉलेज के आधार पे बच्चे को जब नया नॉलेज आप दे रहे हो, नया स्कीमा क्रिएट करा रहे हो, स्कीमा में वृद्धि करा रहे हो, कुछ नई चीज जो उसके अंदर में जोड़ रहे हो, उसे कहते हैं नॉलेज कराना। ये ज्ञान हो गया। ज्ञान के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब ब्लूम की टैक्सोनॉमी उसमें चर्चा करेंगे। फिर आगे बात आती है क्या? वो कहते हैं कि और चर्चा करना किसकी? तो बच्चों को बताना अंडरस्टैंडिंग, बच्चों के अंदर में अंडरस्टैंडिंग का विकास करना। यानी जो नॉलेज दिया, मान लीजिए आपने नॉलेज दिया किसके बारे में? मान लीजिए आपने नॉलेज दिया, हम किसी भी एक महानुभाव की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमने देने हैं कि महात्मा गांधी के बारे में, हम गांधी जी के बारे में बताना है, महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी जी कौन थे? उनका चित्र हमने बताया कि ये महात्मा गांधी हैं। तो बच्चे उस चित्र से समझ गए कि ये जो बूढ़े इंसान है, जो लाठी लेकर के चलते हैं और सफेद कपड़े पहनते हैं, वो गांधी जी हैं। बच्चों के अंदर में तो क्या हुआ? एक नॉलेज का विकास हो गया कि एक ऐसी आकृति और इस प्रकार का अगर कोई बंदा लिया होगा और मोटा सा बड़ा सा चश्मा लगाया होगा तो गांधी जी हैं। बच्चे के अंदर में क्या हो गया? ये तो ज्ञान हो गया। तो आप शिक्षण का विकास कर रहे हो। अब ये समझ की विकास करना। अब दो चित्र हो गए, एक जो है एक चित्र गांधी जी का और दूसरा चित्र जो है वो पंडित जी पीटी नेहरू का। अब दोनों के बीच में अगर बच्चा अंतर करने लगा कि पीटी नेहरू तो टोपी पहनते हैं ऐसे और वो जो है पैजामा कुर्ता पहनते हैं, वो बिल्कुल जो है वो बेल बॉटम पहनते हैं, तो वो अलग हैं और ये अलग हैं। ये धोती कुर्ता पहनते हैं, ये जो है व्हाइट कपड़े पहनते हैं, ये लाठी लेकर के चलते हैं, चश्मा बड़ा सा लगाते हैं। इन दोनों के बीच में अंतर है। जब बच्चा अंतर पता करने लगता है, अंतर समझने लगता है दो वस्तुओं के बारे में, और वह एक अपनी समझ विकसित कर लेता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स महात्मा गांधी जी की है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के। ऐसे मैं दो वस्तुओं की बात करूं कि जैसे मान लीजिए
एक कुत्ता है और दूसरा बिल्ली। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो अक्सर मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कुत्ता और बिल्ली का। तो ये कुत्ता और बिल्ली, बच्चा कुत्ते को और बिल्ली को पहले तो दोनों को समझ लेता है कि कुत्ता और बिल्ली का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, बच्चा समझ लेता है, ज्ञान हो जाता है। बट जैसे जैसे आगे बढ़ता है, कुत्ता क्या होता है, बिल्ली क्या होती है, कुत्ते की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, बिल्ली की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तब वो क्या कर लेता है, यहाँ पे वह समझ विकसित कर लेता है। यानी ऑब्जेक्टिव, टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, समझ का विकास करना, यानी विभेदन करना, विभेदन करना, एक दूसरे का विभेदीकरण करना। यहाँ पे बच्चा समझ जाता है। यानी आपको इस तरह से पढ़ाना है, इस तरह से समझाना है, दो आकृतियां इस तरह से दिखानी है और उन दोनों आकृतियों के बीच में इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है कि बच्चा इसके बीच में, इसके बीच में ये क्या दिख रहा है, यानी यहाँ पे टिक दिख रहा है, यहाँ पे गोले दिख रहे हैं, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, या यह कुछ इस तरह से बनाया गया है, यह कुछ इस तरह से बनाया गया है, इसकी आकृति इस तरह से, इसकी आकृति इस तरह से है, इन दोनों की छाप बच्चे ने बना लिया और वो ऐसा ऐसा ही समझ गया कि ये ट्रिक ट्रिक वाला है और ये रेक्टेंगल में है, ये ट्रायंगल में है, ये सर्कल सर्कल है। ये बच्चा जब इसकी समझ विकसित कर लेता है तो होता है क्या, इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। चलिए यहाँ तक तो हमने समझ लिया। टीचिंग का उद्देश्य ये भी है खाली ज्ञान ही नहीं दे देना, ज्ञान ही नहीं दे देना। ज्ञान जो है बिल्कुल बेसिक चीज होती है, बिल्कुल बेसिक होता है और बिल्कुल इसीलिए हायरार्की में बिल्कुल बॉटम पे रखा गया है ज्ञान को। जो ये नॉलेज है, इस नॉलेज को बिल्कुल बॉटम पे रखा गया है, जहां पे बच्चा खाली अपना रिमेम्बरिंग करता है। यानी जैसे आपका नाम पूछा, आपका नाम क्या है, तो नाम बता दिया, अच्छा भारत की राजधानी कहाँ है, तो भारत की राजधानी जो है वो नई दिल्ली है, बस बच्चा इतना ही बता दिया। बट उसके बीच में अगर और बताता है, कुछ लोग वेटिंग में, जरा उनको इकट्ठे लीजिए। तो जो जो लोग मतलब अगर राजधानी, राजधानियां, प्रदेश की राजधानी और देश की राजधानी में दोनों में क्या फर्क है, तो बच्चा ये फर्क समझने लगा, राजधानी प्रदेश की भी है, राजधानी देश की भी है, दोनों राजधानियों के बीच में जब बच्चा अंतर करने लगा, यानी उसके अंदर में समझ विकसित हो गई है कि ये जो प्रदेश की राजधानी है वह देश की राजधानी के अंदर आता है, देश की राजधानी के अंदर आता है, प्रदेश अलग है, जबकि देश के अंदर प्रदेश आया हुआ है। जो देश है वह बिल्कुल एक बड़ा सा चीज है और उसके अंदर जो ये प्रदेश है वो छुपा हुआ है, उसके अंदर है। तो ये जब चीज बच्चा विकसित कर लेता है तो वो उसको कहते हैं समझ। ओके, अब बात करना है, समझ तो बच्चे के अंदर में विकसित हो गई, हमको सबको पता है, हमको सबको पता है कि क्या है। अगर मैंने आपको कह दिया कि भैया जरा बोलो, हमने कहा कि महात्मा गांधी के बारे में तो आपको जानकारी है, चलो अच्छा जरा बोलो, बोल करके बताओ, खड़ा कर दिया। अब खड़ा करने के बाद अंदर दिमाग में सब कुछ भरा हुआ है, समझ है, समझ है, बट उसको अप्लाई करना नहीं आता है, यानी उसको जो डिलीवर करना है, उसको देना है, वो देना नहीं आता है। जब बच्चा देना सीख गया, उसको डिलीवर करना सीख गया, उसको एक्सप्लेन करना सीख गया, यानी वो होता है क्या, एप्लीकेशन। तो ज्ञान के साथ में जब टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है ज्ञान भी देना, अंडरस्टैंडिंग भी कराना, साथ साथ में अप्लाई भी करवाना। अप्लाई करवाना कहाँ भाई अप्लाई करवाएंगे, महात्मा गांधी का फॉर्मूला कहाँ लगेगा। अब अगर हम कहें कि ये चित्र बताया हुआ है, एक चित्र है और एक चित्र है, इन दोनों चित्रों में से अगर हम बच्चे को कहें अच्छा ये वाला जो चित्र है ये कैसा चित्र है, तो बच्चे ने कहा कि समथिंग समथिंग वर्गाकार दिख रहा है, ये कहेगा समथिंग क्या दिख रहा है, वर्गाकार दिख रहा है। अच्छा वर्गाकार दिख रहा है, किसी बच्चे ने कहा नहीं आयताकार दिख रहा है। अब आयताकार और वर्गाकार, अब दोनों की अगर बच्चे को पता होगा कि आयताकार वर्गाकार क्या होता है, तो बच्चा क्या करेगा, बता पाएगा। अब यहाँ पे समथिंग चारों भुजाएं एक जैसी लग रही हैं तो वर्गाकार होगा। अगर थोड़ी सी भुजा लंबी, दोनों की भुजा आमने सामने की बराबर होती तो वो आयताकार होता। अब यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे बच्चा कहेगा ये त्रिभुज दिख रहा है, तो त्रिभुज की समझ उसके अंदर में क्या है, विकसित है। अभी तो ये आकृति है, इतना खाली अगर बच्चे ने समझा कि आकृति है, यह आकृति है, आकृति और आकृति को समझना नॉलेज है। अब आकृति कैसी है, आकृति कैसी, उसका स्वरूप कैसा है, दो आकृतियों के बीच में अंतर क्या है, अंतर जब बच्चा करने लगा तो उसके अंदर में क्या हो गई, समझ हो गई। अब कहा गया अच्छा दो त्रिभुज बना के बताओ, दो त्रिभुज बना के बताओ, या एक समबाहु त्रिभुज या फिर एक जो है विषमबाहु त्रिभुज बना करके बताओ, एक समबाहु त्रिभुज या एक विषमबाहु त्रिभुज बना करके बताओ। तो समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जब पूछ लिया, कहा कि अच्छा हमने पहले पढ़ाया हुआ था कि इन तीनों भुजाओं की जो जोड़ होता है, तीनों भुजाओं का वह 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अच्छा ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, तो ये कितना होगा। जब बच्चा ये निकालने समझ आ गया, ये समझा हुआ, अभी तो समझा हुआ, अब इसको अप्लाई करना, उसको ड्रॉ करना सीख गया, इसका मतलब क्या हो गया, उसको एप्लीकेशन भी आ गया, एप्लीकेशन भी आ गया। अब यही एप्लीकेशन बढ़ते 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 जब बच्चा उसको नित्य क्रिया में रख लेता है और उसी पे अपनी कॉम्पिटेंसी बना लेता है, अपनी दक्षता बना लेता है, वह रूप ले लेती है किसकी, वह रूप ले लेती है स्किल की। यानी लोग कहते हैं अरे इसको तो ये जो है इसको ड्राइंग करना बड़ा बढ़िया आता है। अगर कहें इसको ड्राइंग करना बढ़िया आता है, अब मेरी ड्राइंग तो सबसे पुअर है, अब हम कहें कि ये ड्राइंग है, अब ये ड्राइंग
मेरी ड्राइंग तो सबसे पुअर है। अब ऐसा ड्राइंग अगर कोई बच्चा फटाफट कर लेता है, अक्सर गर्ल्स को ज्यादा ड्राइंग करना आता है, ये ड्राइंग करना, अब ड्राइंग करना क्या है, ड्राइंग करना एक प्रकार की स्किल है, स्किल है, एक दिन में नहीं आएगी, ये एक दिन में नहीं आएगी, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग से गुजरना पड़ा, इसके लिए नॉलेज से गुजरना पड़ा, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग से गुजरना पड़ा, एप्लीकेशन से गुजरना पड़ा, कई बार अप्लाई किया, कई बार अप्लाई किया, अप्लाई करना मतलब क्या है, ड्राइंग किया, कई बार ड्राइंग किया, ड्राइंग करने के बाद एक समय ऐसा आया कि बच्चे की जो ड्राइंग है वो बिल्कुल अच्छी हो गई, जब बिल्कुल अच्छी हो गई, इसी को कहेंगे क्या, स्किल डेवलप करना। बच्चे के अंदर में मैथ लगाना, जोड़ घटाना गुणा भाग आ गया, बच्चे को जोड़ घटाना गुणा भाग आ गया, सारे एंगल में, किसी भी एंगल में से पूछो, बच्चे को जोड़ घटाना गुणा भाग आता है। जब बच्चा जोड़ घटाना गुणा भाग कई सारे एंगलों से जब सीख गया, तो यानी उसके अंदर में क्या आ गया, स्किल आ गई। पहले तो अप्लाई तो करा हुआ है, बट अप्लाई करके वो बेहतर तरीका उसके अंदर में आ गया, बिल्कुल वो परफेक्ट हो गया है, सीख गया है, यानी से कहेंगे क्या, स्किल। अब स्किल जब आ जाती है, ध्यान करिएगा, जब बच्चे के अंदर में स्किल आ जाती है, ये सारा कुछ ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग का। जब बच्चे के अंदर में स्किल आ जाती है, बच्चे के अंदर में ये स्किल है, स्किल किसकी, ड्राइंग करने की, तो ड्राइंग करने की, वह फूल का ड्राइंग कर सकता है, वह वस्तुओं का ड्राइंग कर सकता है, वह किसी घर का ड्राइंग कर सकता है, किसी का स्केच बना सकता है, अलग 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 प्रकार की चीजें जो है वह ड्राइंग कर सकता है, तो ड्राइंग कर सकता है। अब उसकी रुचि कहां हो गई, उसकी रुचि हो गई किसमें, ड्राइंग करने में, उसकी रुचि हो गई किसमें, मैथ लगाने में, उसकी रुचि हो गई किसमें, खाना बनाने में, उसकी रुचि हो गई किसमें, पढ़ाने में। तो ये जो पढ़ाने का जो तरीका है, जो खाना बनाने का जो तरीका है, जो ड्राइंग करने का तरीका है, ये जो अलग अलग प्रकार के तरीके हैं, ये अलग अलग प्रकार के तरीकों में बच्चे की रुचि हो जाती है और उसी को अपना प्रोफेशन बना लेता है। जब रुचि हो जाती है, यही यहाँ पे रुचि हो गई, अब इस रुचि को, रुचि में बच्चा, रुचि किसकी, तो कला की, रुचि किसकी, खाना बनाने की, रुचि किसकी, तो पढ़ाने की, रुचि किसकी, तो और चीजों की, बच्चे को किसानी करने की, किसी को किसानी में रुचि होती है, किसानी करने की। अब इन सभी में करने की जो रुचि है, यानी ये प्रोफेशन बच्चे ने चुन लिया, उसको, उसकी इच्छा है भाई वही करेगा, उसकी इच्छा है सोने की, वो रोज सोता है, उसकी उसकी रुचि है सोने में भाई, किसी को 4 बजे ही जग जाना होता है, किसी को 5 बजे ही जग जाना होता है, कोई कहता है कि भैया हम 9 बजे तक जब तक नहीं सोए तब तक हमें चैन ही नहीं आता, हमको सोने में आनंद आता है, तो सोने में उसकी रुचि है। किसी को किसी में रुचि है, किसी को खाने में रुचि है, किसी को गाने में रुचि है, किसी को किसी में रुचि है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको की अलग अलग प्रकार की रुचियां हैं, तो वो रुचि, अब यही रुचि जब आगे और बढ़ जाती है, ध्यान करिएगा, जब ये रुचि आगे और बढ़ जाती है, तो निर्माण करती है किसका, एटीट्यूड का, एटीट्यूड का, किसका, दृष्टिकोण का, किसका, दृष्टिकोण का, वह दृष्टिकोण का निर्माण करती है, एटीट्यूड का, यानी अब उसकी दृष्टिकोण किधर हुई है, उसका दृष्टिकोण उस जरिए में हुआ है, उस वे में हुआ है, यानी उसकी रुचि बढ़ते 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 ऐसी हुई है कि अब उसका दृष्टिकोण ही वही बन गया है, वो और कुछ नहीं सोच सकता है, दृष्टिकोण उसका बन गया। तो बच्चे के अंदर वो एटीट्यूड विकसित करना, किसका, वो एटीट्यूड विकसित करना। जब हम जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं, टीचिंग करा रहे हैं, बच्चे को गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित के विषय में उसका एटीट्यूड विकसित करना, बच्चे को विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो उसमें बच्चे का एटीट्यूड विकसित करना, दृष्टिकोण बेहतर कराना, बच्चे को जो कुछ भी नैतिकता या जो भी पाठ पढ़ा रहे हैं स्कूल में, जैसे मैं यहाँ आपको टीचिंग पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग में अगर आप लगातार 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 प्रैक्टिस करते हुए आपने एक्सरसाइज करी, आपको ज्ञान दिया गया, अभी तो यहाँ सब ज्ञान दिया जा रहा है, अभी मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, अभी आप इनिशियल स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में ज्ञान दिया, अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर में विकसित हो गई, मैंने कहा कि चलो आपके अंदर में अंडरस्टैंडिंग विकसित हो गई है, आकर के यहाँ चलो खड़ा खड़ा होकर के पढ़ाओ, जरा डेमो बताओ, चलो जरा आकर के पढ़ाओ, कोई नहीं, माइक्रो टीचिंग से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले माइक्रो टीचिंग से स्टार्ट करते हैं। क्यों बैटरी क्यों लो है, चार्ज नहीं है, ओके जस्ट अ सेकंड, ओके एक्सक्यूज मी, ओके चलिए, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे मैं आपको अभी हाल में ज्ञान बता रहा हूँ कि ज्ञान को समझ विकसित कर ली, समझ के साथ में मैंने माइक्रो टीचिंग से स्टार्ट किया, माइक्रो टीचिंग कराने के बाद फिर आपको कहा कि चलो क्लास में पढ़ाओ, तो क्लास में आपने 10 मिनट 15 मिनट 45 मिनट जब आपने पढ़ाना स्टार्ट किया, 45 मिनट एक लेक्चर पढ़ाया, 2 लेक्चर पढ़ाया, 3 लेक्चर पढ़ाया, अब आपको पढ़ाने की स्किल आ गई, यानी पढ़ाना आपने अप्लाई शुरू कर दिया, पढ़ाने की स्किल आपके अंदर में आ गई। अब पढ़ाने की स्किल आपने एक बार 2 बार आपने मैथ भी पढ़ाया, आपने साइंस भी पढ़ाया, सब चीजें पढ़ा रहे, पढ़ाते 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 आपके अंदर में पढ़ाने की रुचि पैदा हो गई, पढ़ाने की रुचि पैदा हो गई। अब आपको अगर कोई कहेगा कि भैया आप क्या हो, तो आप कहोगे हम तो भैया टीचर है,
टीचर के अंदर ये गुण होता है, टीचर के अंदर टीचर और स्टूडेंट से दूरी होती है, टीचर जो है अच्छी तरह से पढ़ाता है, टीचर को हमेशा अपडेट होना चाहिए। ये सब सारी बातें आपके टीचर के रूप में, एटीट्यूड के रूप में विकसित होती है। तो शिक्षण के ये उद्देश्य होते हैं। शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है कि नॉलेज विकसित करना, अंडरस्टैंडिंग विकसित करना, एप्लीकेशन विकसित करना, स्किल विकसित करना, एप्लीकेशन विकसित करना, स्किल को विकास करना, इंटरेस्ट को विकास करना और एटीट्यूड को विकास करना। ये मैंने आपको कई सारे उदाहरणों के जरिए ये मैंने आपको समझाया है कि शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है ये मैंने आपको कई सारे उदाहरणों के रूप में बताया। चलिए ये आपने समझ लिया। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। हमारा अगला वाला जो पार्ट है उसमें क्या है उसकी चर्चा करते हैं। उसमें हमको क्या पढ़ना है, उसमें हमको क्या पढ़ना है उसकी चर्चा करते हैं। चलिए अगर कहीं यहां तक अगर किसी को कोई समझ में नहीं आया होगा तो चैट बॉक्स में लिख करके हमको बताएगा कि सर हमको ये चीज समझ में नहीं आई है। चलिए तो हमने इतनी बातें मतलब कुछ थी। इसमें कैसे भी आ गया है, इसमें जो है हमने बताया था कैसे, तो कैसे भी आ गया है, यानी यहाँ पे के, यहाँ पे एस और यहाँ पे ए। देखिए के के बाद बीच में 2 गैप है, फिर एस है, फिर एक गैप है, फिर ए है, यानी कैसे बिल्ड कब होगा, कैसे पहले नॉलेज के बाद नॉलेज ले लोगे तो अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन विकसित करना पड़ेगा, फिर जाकर के स्किल आएगी, फिर जाकर के आपको रुचि पैदा करना होगा, तब जाकर के एटीट्यूड आएगा। ये सब चीजें जो है वो आती हैं। तो हमने इतना पढ़ लिया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे समझते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। चलिए हमने हमारा ये पार्ट खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसको हम सामने ही रखते हैं, इसको हम मिटाएंगे नहीं, इसको मिटाएंगे नहीं, आगे चलते हैं। बोर्ड पे रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ाया। चलिए अब यहां से हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण की क्या विशेषता है। तो शिक्षण की विशेषता तो हमने कल इस टीचिंग में बता दिया था। टीचिंग में मैंने बता दिया हुआ था कि टीचिंग से ही विशेषता है उसकी। टीचिंग में टी, टीचिंग में ई, टीचिंग में ए, टीचिंग में सी, टीचिंग में एच, टीचिंग में आई, टीचिंग में एन और टीचिंग में जी। इससे ही मैंने बता दिया हुआ था कि लास्ट में जीनियस बनना है। लास्ट में क्या बनना है, उसके अंदर में एटीट्यूड विकसित करना है। एटीट्यूड विकसित करना मतलब क्या, वो जीनियस है, वो जीनियस है। अब वो कुछ नहीं सुनना चाहता है, आपको बोले कि ये नहीं करना है भैया, नहीं करना है, हमने इतना आसानी से एटीट्यूड विकसित नहीं किया है। ये एटीट्यूड को विकसित करने में हम इतने सारे चरणों को गुजर के आए हुए हैं। एटीट्यूड इतना जल्दी से नहीं आता है। हमको कोई बोले आप टीचर नहीं हो तो टीचर नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है, हम टीचर नहीं तो कोई बात नहीं, बट ये एटीट्यूड इतना आसानी से विकसित नहीं हुआ है। ये एटीट्यूड को विकास करने में क्या इतने सारे ये चले हुए हैं। किसी ने कहा कि खाना नहीं बनाने आता है, खाना नहीं बनाने आता है, बताइए शुरू से ही हम जब 12 साल के थे, मतलब चाहे वो मेल हो फीमेल हो, आजकल ऐसा नहीं कि खाना बनाने के लिए हम खाली फीमेल को ही कहें, पैट्रियार्की चली गई, खाली फीमेल ही खाना नहीं बनाती, मेल भी खाना बनाते। तो मेल भी मतलब 12 साल नहीं तो 18 साल के बाद खाना बनाना सीखा होगा। अगर महिलाएं हैं तो थोड़ा पहले खाना बनाना सीख ली होंगी, 16 साल की उम्र में खाना बनाना सीख ली होंगी लड़कियां। तो अब खाना बनाने की स्किल आज वो 20 साल के, 25 साल के हैं या 30 साल के हैं, जितने भी साल के हैं, अब इतने सालों तक खाना बनाते बनाते कोई खाना बनाना नहीं आता है तुमको तुमको तो कोई बात नहीं भैया, जाओ ठीक है तुम्हारी मर्जी, बट हमको खाना बनाना आता है, ये खाना बनाना हमको अच्छा लगता है। तो खाना बनाना, तो एटीट्यूड हमको आया। एटीट्यूड आया कैसे, कई सारे चरणों को पास करके, यानी जीनियस तो हम बने, जीनियस बने। जीनियस को बनने के लिए हमने कितनी मेहनत करी है वो नहीं पता किसी को। तो ये जीनियस ही एटीट्यूड का विकास करता है। एटीट्यूड विकास करता है वो जीनियस के बारे में है, जो हमारी हेरिडिटी है और एनवायरनमेंट है, दोनों प्रभावित करता है। जीनियस को इतना आसानी से नहीं बनता है, एटीट्यूड भी इतना आसानी से किसी में नहीं आता है। एटीट्यूड लाने के लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही सहायक होती है। चलिए ये साइकोलॉजी के आगे का पार्ट है, उस पर चर्चा आगे कर लेंगे। अभी हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग के बारे में। चलिए हमारे पास समय बहुत थोड़ा सा है, ज्यादा समय ना खींचते हुए बिल्कुल जल्दी जल्दी फटाफट कर लेंगे। तो एटीट्यूड हम क्या बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग के। तो सबसे पहले तो हमको करना क्या है, सबसे पहली बात करनी है क्या, केयरफुल प्लानिंग करनी है। क्या, हमको केयरफुली प्लान करना है, हमको केयरफुली प्लान करना है। पहला शिक्षण की विशेषता पहली होती है कि क्या, आपको पहला केयरफुल प्लान करना है, पहली विशेषता। अब दूसरी विशेषता क्या होगी इसकी, तो केयरफुल प्लान, जब भी आप कोई प्लान बनाते हो तो बिल्कुल वो ध्यानपूर्वक हो, केयरफुली हो। फिर आप क्या करोगे, जो आप प्लान बना रहे हो उस प्लान में कोई आपका सजेशन हो, सजेस्टिव हो, क्या कि आपने जो पीछे पढ़ाया हुआ है वह पढ़ाया हुआ वही सेम नहीं आया, वही सेम नहीं आया। आपने पीछे पढ़ाया, कल लेक्चर पढ़ाया, आज दूसरा लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, या कल दूसरा लेसन पढ़ाया था बीते हुए कल में, मैं ऐसे मेरी साइन में देखिए, मैं बीते हुए कल में मैंने कुछ और पढ़ाया था और आज मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ।
बीते हुए कल में मुझे लगा होगा यार एक कोई चीज छूट गई होगी, या बच्चों को कोई फीडबैक आया होगा कि ये चीज सर छूट गई थी, ये चीज हमको समझ में नहीं आई थी, हमने उसको भी क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। यानी केयरफुल प्लान करना है कि हमको पढ़ाना क्या है, बिल्कुल ट्रैक पे होना है, ट्रैक से इधर उधर नहीं भटकना है, ट्रैक पे रह करके पढ़ाना है। यानी प्लानिंग हमारी इसी तरह से हो कि हम ट्रैक पे रहे, ट्रैक से भटके नहीं, तो वो देखना है। साथ में हमको देखना है कि हमें सजेस्टिव रूप में पढ़ाना तैयारी करनी है, और क्या करना है, हमको करना है कि बिल्कुल जेनेरियस बनना है, उदार बनना है, उदार बनना है और सिंपैथिक बनना है। पढ़ाते समय अगर किसी बच्चे ने पूछा कि सर मैडम ये समझ नहीं आया, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, कुछ नहीं आता है, गधा है तू, तेरे को कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं, ऐसे नेचर नहीं अपनाने हैं, ऐसे व्यू नहीं अपनाने हैं। वहां पे बिल्कुल पोलाइटली होना है। एक बार नहीं समझ में आता है, 2 बार नहीं समझ में आता है, 3 बार नहीं समझ में आता है, बार बार नहीं समझ में आता है, तो वहां पे हेजिटेट नहीं होना है, वहां पे एग्रेसिव नहीं होना है, अब वहां पे टेम्पर नहीं होना है, अपने टेम्पर को कम करके रखना है, एग्रेशन को कम करके रखना है। बच्चे की ये विशेषता है कि कोई बच्चा एक बार में सीख लेता है, कोई बच्चा 2 बार में सीख लेता है, कोई बच्चा कई बार में सीखता है, कोई बच्चा सुन करके सीखता है, कोई बच्चा देख करके सीखता है, कोई बच्चा करके सीखता है, अलग अलग प्रकार की विशेषता होती है। तो वहां पे टेम्पर नहीं होना शिक्षक को। तो क्या होना है, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में देख रहे हैं तो क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि टीचर जो है वह काइंडली नेचर का हो, काइंडली नेचर का हो, और कैसा हो, सिंपैथिक नेचर का हो, सिंपैथिक नेचर का हो। टीचर जो है वह सिंपैथिक नेचर का हो, हमेशा सिंपैथिक नेचर का हो। और क्या, ये हो गया, ये विशेषता हो गई। एक और विशेषता लेते हैं, विशेषता और क्या होगी, विशेषता के बारे में चर्चा करते हैं। विशेषता जो है, और टीचर की क्या विशेषता होगी, तो टीचर हमेशा इंस्पिरेशनल होना चाहिए। वह कुछ ऐसी बातें करे कि बच्चों के अंदर में इंस्पायर हो, बच्चे उससे सीखें, बच्चे उससे मोटिवेट हो, जो टीचर गाइड कर रहा है उस बच्चे को बिल्कुल फॉलो करे। तो टीचर के अंदर में क्या हो, टीचर हमेशा इंस्पिरेशनल हो, टीचर हमेशा इंस्पिरेशनल हो, यानी हमेशा कुछ इंस्पायर करने वाला, कुछ नया सिखाने वाला, कुछ बच्चों को गाइड करने वाला, कुछ नई बातें बताने वाला हो। तो टीचर हमेशा कैसा हो, यानी शिक्षण उसका कैसा हो। शिक्षण की विशेषता क्या, टीचर नहीं, यहाँ पे शिक्षण की बातें कर रहे हैं, तो शिक्षण में जो कुछ भी वो ले रहा है उसमें कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन निकले, कुछ ना कुछ ऐसी बातें निकले, हाँ ये बात सही है, ये चीज हमको फॉलो करनी चाहिए, वो हो। और क्या, और जैसे मैंने कहा कि आपने कहा कि भाई एक बार हमने तो सिखा दिया, तुम्हें क्यों नहीं आता है, अब तुम्हें क्यों नहीं आता है, इसका जवाब तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा, आपको ही ढूंढना पड़ेगा, बच्चे को नहीं ढूंढना है, बच्चा तो है ही, बच्चा तो बच्चा ही है, बच्चे को ढूंढना नहीं है, ढूंढना आपको है। आपको ढूंढना है कि हमारे सामने ये जितने बच्चे बैठे हुए हैं, इन बच्चों की विशेषता क्या है, इन बच्चों की विशेषता क्या है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज 28 लोग जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत ही खुशी है कि इतने सारे बच्चे मुझे सुन रहे हैं और मुझे समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी लोगों का सादर धन्यवाद कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि जब हम पढ़ा रहे हैं, शिक्षण कर रहे हैं, तो शिक्षण में हमको और क्या देखना है, देखना है कि हमारे सामने बच्चे कौन कौन से बैठे हैं, कौन सुन करके सीखने वाला है, कौन देख करके सीखने वाला है, कौन करके सीखने वाला है, कौन जो है डिस्कस करके सीखने वाला है, कौन 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बारंबार करके सीखने वाला है, ऐसा कौन बच्चा है। तो उसके रूप में टीचर को हमेशा देखना है क्या, तो देखना है इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी देखना है। क्या देखना है टीचर में, हमेशा अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी जो शिक्षण हो वह इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग हो। यानी यहाँ पे मैंने कहा कि केयरफुल प्लान करके चलना है, सजेस्टिव रूप में चलना है, सजेस्टिव रूप में चलना है, काइंडली सिंपैथिक, काइंडली बनना है, सिंपैथिक, सिंपैथिक नेचर लेके आना है टीचिंग में, इंस्पिरेशनल टीचिंग होनी चाहिए, टीचिंग जो है इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, टीचिंग कोऑपरेटिव होनी चाहिए, टीचिंग जो है वह कोऑपरेटिव होनी चाहिए, टीचिंग को कोऑपरेटिव होना चाहिए। यानी अब कहा कि सर मैडम अभी तो नहीं समझ में आया, सर मैडम समझ में नहीं आया, तो समझ में नहीं आया तो आप कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, धीरज रखो, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, हम बात करेंगे, ये लेक्चर खत्म होगा ना फिर चर्चा कर लेंगे। आप मुझे मिलना, क्लास में मिलना या ऑफिस में आके मिलना, या मुझे कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोई चिंता करने की बात नहीं, एकदम आराम से बैठो, जितना आता है उतना ही सीखो, कोई बात नहीं, कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। तो क्या, कोऑपरेशन होना चाहिए शिक्षण के साथ, शिक्षण के, शिक्षक के और स्टूडेंट के बीच में जो एक प्रक्रिया चल रही है, जो प्रक्रिया चल रही है, क्या वो प्रक्रिया है टीचिंग की, उस प्रक्रिया में कोऑपरेशन दिखना चाहिए कि आप, बच्चे ने कोई पूछा, जवाब प्रश्न पूछा तो ये नहीं बैठ जा बैठ जा, नहीं, उसको और इंस्पायर करो कि चलो अच्छा और प्रश्न पूछो, और प्रश्न पूछो, तो ऐसा होना चाहिए। सर इंग्लिश वर्ड के साथ में हिंदी वर्ड भी दिखाओ, मैं बोल तो रहा हूं,
कोऑपरेशन मतलब सहयोग। अच्छा, तो यहाँ पे केयरफुल मतलब मैं बोल देता हूँ, लिख लीजिए। केयरफुल मतलब कि ध्यानपूर्वक नियोजन, ध्यानपूर्वक नियोजन। सजेस्टिव मतलब कि सुझावपूर्वक। काइंडली मतलब कि दयालु। सिंपैथिक मतलब दया का भाव। और इंस्पिरेशनल मतलब कि इंस्पिरेशन का मतलब होता है कि क्या बोलेंगे उसके इंस्पिरेशन को, कि उत्तेजना से भरा हुआ। और इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता, तो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पे कर सकते हैं, तो लिख लीजिए। मतलब इतना बड़ा कोई कठिन वर्ड नहीं है। अब इसमें अगर समय गवाएंगे तो मेरा फ्लो थोड़ा हो सकता है टूट जाए, कोई बात नहीं, फिर भी मैं ध्यान करूंगा श्रेणी जी, मैं इसको ध्यान करूंगा कि हिंदी में भी आपको मैं दे पाऊं। चलिए, तो आगे चलते हैं। और क्या है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, यानी कैसे, अनुभव के आधार पर। चलिए मैं हिंदी ही लिख लेता हूं यहाँ पे। तो अनुभव के आधार पर होना चाहिए। अनुभव बच्चों, टीचर का अनुभव नहीं, यहाँ पे टीचर के अनुभव को ध्यान नहीं करना है, ध्यान करना है किसके, बच्चों के अनुभव के आधार पर। यानी जो शिक्षण हो वह कैसा हो, अनुभव के आधार पर, अनुभव के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस हो। चलिए मैंने ट्रैक ही चेंज कर दिया, अनुभव के आधार पर, थोड़ा सा बोर्ड अच्छा नहीं लगेगा। अनुभव के आधार पर, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। बच्चे के पास अनुभव कैसा है, बच्चा कहाँ रहता है, बच्चा शहर में रहता है तो शहर की चीजें बताइए, बच्चा गांव में रहता है तो शहर की बातें बताएंगे। शहर की बातें से बच्चे का क्या लेना देना भाई, तो शहर की बातें, बच्चा ने शहर में तो देखा ही नहीं है कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी इमारतें कौन सी होती हैं, रेल कैसी होती है, रेल में डिब्बे कैसे होते हैं, पोस्ट ऑफिस कैसी होती है, तो अभी कभी गया ही नहीं है। वो तो जानता है कि हरे हरे मतलब खेतों में, खलिहानों में वो सरसों के फूल कैसे होते हैं, सरसों कैसे होते हैं। गांव में बकरी होती है, बकरी के कई सारे बच्चे होते हैं। मुर्गी होती है, मुर्गे होते हैं, मुर्गी के बहुत सारे चूजे होते हैं। घर में बहुत बड़ा ये द्वार होता है, गांव में एक बड़ा सा पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है। बच्चे को ये पता है, बच्चे को नहीं पता है कि वो एक सफाई कर्मी आता है, सफाई करके रोड पे चला जाता है, वहां मंदिर होता है, रोज रोज घंटे बजते हैं, ये बच्चा नहीं देखता है। या शहर में गांव की चीजें वो नहीं जानता है। तो जहां जिस परिवेश में रहता है बच्चे को जो अनुभव है, उसी अनुभव को जोड़ करके शिक्षण कराना, ये भी एक क्या शिक्षण का उद्देश्य है। ओके, और आगे चलते हैं और समझते हैं। तो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ये नहीं कि खत्म हो गया तो आगे बस बंद हो गया, नहीं, ये सीखा, ये सीखा, लगातार उन्नति होनी चाहिए। पुराना सीख लिया, खत्म, उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, आगे चलो, आगे चलो। तो आगे होगा क्या, प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील। प्रोग्रेसिव पे कल एक चर्चा चल रही थी, प्रगतिशील शिक्षण। प्रगतिशील शिक्षण में क्या, उस पर जोर दिया जाता है, आओ करके सीखिए, आओ करके सीखिए पर जोर दिया जाता है, तो इसको कहते हैं प्रगतिशील शिक्षण। प्रगतिशील होना चाहिए, प्रोग्रेसिव यानी शिक्षण क्या, हमेशा प्रगतिशील होना चाहिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा होना चाहिए प्रगतिशील। अच्छा, प्रगतिशील को हमने जान लिया, अब होना चाहिए क्या, बच्चों के अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट करने वाला होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर में आए, यानी आत्मविश्वास जागृत करने वाला होना चाहिए। कैसा, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास जागृत हो, आत्मविश्वास जागृत हो सके। बच्चे को जब टीचिंग आप कराओ तो बच्चे के अंदर में आत्मविश्वास जागृत हो, यह ध्यान करना चाहिए। और क्या ध्यान करना चाहिए, तो बच्चे की उसकी गति कैसी है, इंडिविजुअल डिफरेंस के नीचे बहुत सटीक जगह पे आ गया है, ये जो बताना था वो बिल्कुल उसकी जगह पे आ गया है, एकदम बहुत परफेक्ट जगह पे बैठा हुआ है। जहां कहते हैं कि उसकी गति के आधार पे, पेस ऑन, और बच्चे की क्या गति है, बच्चा किस तरह से, बच्चा आज एक ही कॉन्सेप्ट सीख सकता है, आपने 10 कॉन्सेप्ट सिखा दी तो उसकी उतनी गति नहीं, उसके पास उतनी क्षमता नहीं है कि 10 कॉन्सेप्ट एक ही दिन में सीख जाए। वह धीरे धीरे सीख लेगा, बट उसको धीरे धीरे लगेगा, धीरे धीरे कर लेगा। एक कछुआ होता है और एक खरगोश होता है, तो कछुआ तो बहुत तेजी से दौड़ लेता है, बट खरगोश की कैरेक्टरिस्टिक्स वह धीरे धीरे दौड़ता है, बट वह भी अपने टारगेट को पूरा कर लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट वो धीरे सीखेगा। तो उसकी गति कैसी है, सीखने की स्टाइल कैसी, सीखने का लेवल कैसा है, उसके आधार पर सिखाना। तो आत्मविश्वास तो हुई, साथ साथ में क्या हो कि बच्चे की गति कैसी है, यानी बच्चे की गति के अनुसार, बच्चे की गति, गति कैसी, सीखने की गति, बच्चे की सीखने की गति, पेस, पेस ऑफ द लर्निंग, बच्चे की सीखने की गति के आधार पे होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अंत में बात कहेंगे, बाकी खत्म नहीं होती है अंत में, बट यहां पे बात खत्म नहीं थी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या, इन सारी बातों का क्या होना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए बच्चे का सतत। वो भी मूल्यांकन कैसा, इवैल्यूएशन कैसा, कंटिन्यूअस, सतत, सतत मूल्यांकन होना चाहिए, सतत। एक चीज सीख लिया, उसी बच्चे से प्रश्न पूछो, दूसरा सीख लिया, बच्चे से प्रश्न पूछो। तो ये जो है इस प्रकार से शिक्षण की क्या होनी चाहिए, शिक्षण की ये क्या है, ये विशेषताएं हैं,
कि शिक्षण को जब करते हैं तो ध्यानपूर्वक बनाते हैं और सुझाव के आधार पर, पीछे वाले सुझाव के आधार बनाते हैं, सिंपैथिक ग्रुप में बनाते हैं, इंस्पिरेशनल ग्रुप में करके लेके चलते हैं। ऐसा क्यों? बैटरी ओके, बैटरी बराबर नीचे ओके, नाउ ओके। चलिए, तो सॉरी साहब, माफी चाहूंगा आप लोगों से। ओके, तो इतनी बातें हमने सीख ली, इतनी बातें हमने सीख ली। ये वाली लाइट तो बंद हो गई। तो बच्चे की सीखने की गति हमने सीख लिया, इवोल्यूशन सीख लिया। ये सारा क्या है? ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। चलिए, यहां तक खत्म हो गया। एक और बात है, वो भी सीख लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। हमारे पास हम समय के बियॉन्ड जा रहे हैं, बट खत्म कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। आज अगर यही लेक्चर है, ये लेक्चर खत्म हो जाए तो कल दूसरा ले लेंगे, या फिर यहाँ फिनिश करें, कल दूसरा इसके आगे लेंगे, जैसा आप लोग कहें। आप लोग कहें यहाँ दूसरा सेशन स्टार्ट करें, क्योंकि समय तो पूरा हो गया है। यहाँ तो समझ में आया? दो कॉन्सेप्ट हमने सीखा, पहला ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। इतना हमने समझा। यहाँ फिनिश करें या आगे आगे लेके चलें, दूसरा सेशन लें, जैसा आप लोग कहिए। कोई मैसेज कर दीजिए। हाँ, मैसेज करिए। चलिए, तो फिर ये आगे ले लें। अभी अगर हम पढ़ाने जाएंगे तो यहाँ पे है स्टेजेस ऑफ टीचिंग। स्टेज ऑफ टीचिंग को करने में थोड़ा समय जाएगा, 10 से 15 मिनट जाएगा, तभी समझ पाएंगे उसको बेहतर तरीके से। चलिए, सेकंड सेशन, ओके, कोई बात नहीं। चलिए, तो सेकंड सेशन लेते हैं। यहां से हम यहाँ फिनिश करते हैं। आज आपने इतना सीखा। देखिए, खाइए थोड़ा ही, बट अच्छा खाइए। मेरा सिद्धांत ये है कि अगर आप जो सीख रहे हैं उसको बेहतर तरीके से सीखें। तो मैंने आज आपको दो कॉन्सेप्ट सिखाया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, उदाहरण के साथ में समझाया, कैसे को लेकर के समझाया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग को समझाया, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। दो कॉन्सेप्ट हमने सीखा। और चलिए, आप कुछ इस पे एक्सरसाइज ले लेते हैं, बाकी की चर्चाएं कल करेंगे। ओके, चलिए। तो ज्यादा अगर एक्सप्लेनेशन होता है, एक्सप्लेनेशन को और रिड्यूस करना है, तो अभी आप हमको कहिएगा कि सर इतना एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, हम समझ जाते हैं। मुझे बेसिक लगता है। तो एक शिक्षक ना जब एक फ्लो में आता है तो सब बोलता है कि सारी बातें सिखा दो, ऐसा फील होता है। चलिए, कोई बात नहीं है। अगर आप लोग कहेंगे, जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। हमें उसमें किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है, कोई रोष नहीं है। हम जैसा, मेरे लिए बच्चे फर्स्ट है, मेरे स्टूडेंट्स फर्स्ट हैं, उसको लेके चलना है। चलिए, तो यहाँ से हम लेते हैं स्वजांच। स्वजांच लेके आते हैं। चलिए, संगीता इंटर, ओके, चलिए, थैंक यू। संगीता जी, वेलकम आपका। चलिए, तो यहां से लेते हैं स्वजांच। स्वजांच के बारे में आते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। चलिए, प्रश्न का जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न है, हाँ, देखिए, आ रहा है कुछ इस तरह से। यदि आपका छात्र कक्षा में आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? जवाब दीजिएगा। चैट बॉक्स ले लेते हैं। हाँ, क्या करेंगे? क्या करेंगे? 3 श्रेणी। कक्षा के बाद मिलने की सलाह देंगे, कक्षा में चर्चा में भाग लेने को प्रोत्साहित करेंगे, अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, स्वतंत्र रूप से उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। क्या करेंगे? जवाब 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 जवाब, इतना देरी नहीं होनी चाहिए। जवाब। चलिए, जवाब नहीं आ रहे हैं या आ रहे हैं तो पीछे हो गया। हाँ, जवाब, ओके, 4 शेष 4 4 2 नहीं। यहाँ पे देखिए, श्रेणी ने बहुत सही जवाब दिया है। श्रेणी ने बहुत सही जवाब दिया है कि क्या होगा? होगा यहाँ पे 3। तीसरा प्रश्न होगा, अधिक प्रश्न, जो तीसरा वाला जवाब है वो इसका सही जवाब होगा। अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बच्चा अगर वो प्रश्न कोई पूछता है, बच्चा कोई प्रश्न पूछता है तो उसको भाग लेने के लिए, वहां तो भाग नहीं लेना हो रहा है, यहाँ पे बच्चों को कोई बात नहीं। और कोई प्रश्न है आपका? क्या कोई और प्रश्न है तो पूछे। तो और प्रश्न पूछने के लिए उसको उत्साहित कराएंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे। तो यहाँ पे जवाब होगा क्या? 3 होगा। चलिए, तो 3 हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कुछ इस तरह से, ध्यान करिएगा। सत्तावादी स्तर का शिक्षण, सत्तावादी मतलब एट्रोक्रेटिक। एट्रोक्रेटिक मतलब कि हमने ही सारी कमांड, हमारे ऊपर ही है, हम ही है जो है सत्तावादी, यानी सत्ता में मतलब हम ही है। तो सत्तावादी स्तर का शिक्षण है क्या? बाल केंद्रित, अनुभव केंद्रित, हेडमास्टर केंद्रित या शिक्षक केंद्रित? क्या होगा? जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया सोनू, सुगना, गरिमा, सारे लोगों ने बहुत बढ़िया, सुंदर, अति सुंदर। तो यहाँ पे जवाब क्या होगा? शिक्षक केंद्रित। अगर मैं ही हूं, मैं ही पढ़ा रहा हूं, मैं ही जो कहूंगा वही करना है, तो भाई ये तो अगर मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने में, शिक्षण में आया तो शिक्षण में टीचर आएगा और स्टूडेंट आएगा, दो लोग आएंगे, तो ये क्या होगा? यह खाली एक शिक्षक केंद्रित ही होगा। मैं ही जो पढ़ा रहा हूँ, मैं ही कह रहा हूँ, मैं ही समझा रहा हूँ, वही होगा। यहाँ पे शिक्षक केंद्रित होगा। चलिए जवाब हो गया यहाँ पे शिक्षक केंद्रित। चौथा हो गया इसका आंसर। चलिए तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को आंतरिक प्रेरणा के साथ, यानी इंटरनल मोटिवेशन के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या कहना चाहिए? अगर बच्चा इंटरनल मोटिवेट हो तो उसे क्या कहना चाहिए? चलो उसके करने से पहले इसे खत्म करो, ऐसा कहेंगे? या आप उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते? देखिए वो इतना बखूबी इंजाम दे रहा है, कार्य को तेजी से पूरा करो और एक ट्रॉफी प्राप्त करो, इसे करने का प्रयास करो, आप सीख जाओगे। क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे बच्चे को इंटरनली मोटिवेट करना है, कोई बात नहीं है, आप ट्राई तो करो, हो जाएगा, सीख जाओगे, ट्राई करो। तो बच्चा एक बार ट्राई करेगा, 2 बार ट्राई करेगा, 3 बार ट्राई करेगा, ट्राई करते करते, कोशिश करते करते क्या होगा? वो एक दिन होगा, सीख जाएगा। तो चलो उसके करने से पहले काम, तो हरीफाई थोड़ी हो रही है भाई, यहाँ पे हरीफाई नहीं है कि फटाफट फटाफट कर लो। वो नहीं सीख पा रहा है, उसकी गति धीरे है, तो कैसे कर लेगा? तो यहाँ पहला वाला जवाब सही नहीं होगा। आप उसके जैसा क्यों नहीं कर सकते भाई? भगवान ने सबको एक जैसा बना करके नहीं किया, सभी अलग अलग हैं, तो एक जैसा नहीं हो सकते हैं। तो दूसरा वाला भी नहीं जवाब होगा। कार्य को तेजी से पूरा करो और एक ट्रॉफी प्राप्त करो। ओके ठीक है, तो एक ट्रॉफी तो प्राप्त कर लेगा, आगे उसके अंदर में मोटिवेशन जागृत नहीं होगा। यहाँ पे तीसरा जवाब तो हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो सकता है। वो जब ट्रॉफी मिलेगी तभी काम करेगा, ट्रॉफी नहीं मिलेगी तो नहीं काम करेगा। यहाँ पे तीसरा वाला भी नहीं होगा, जवाब होगा चौथा। चले बहुत बढ़िया हो गया, 4 जवाब हो गया। आगे चलते हैं, चौथे प्रश्न को लेते हैं। एक शिक्षिका अपनी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कैसे? सीखने में छोटे छोटे कदमों के लिए पुरस्कार प्रदान करना, ड्रिल और अभ्यास कराना, अपने छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, सामग्री को छात्रों के जीवन से जोड़ना। क्या कर सकते हैं? जवाब क्या कर सकते हैं? हाँ, 3, अपने छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। चलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, आप इसको जरा ध्यान से समझिएगा, तब इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए हाँ, बीनू, गरिमा, 4 सही बात है। 4 यहाँ पे जवाब जो होगा 4 होगा। जिन लोगों ने 4 का जवाब 4 दिया है, वो जवाब बिल्कुल बेहतर है। चलिए कैसे 4 होगा उसके बारे में बताइए। सीखने के छोटे छोटे कदमों के लिए पुरस्कार देना, यानी हमने ये सीख लिया, ले ट्रॉफी, ये सीख लिया, ले ट्रॉफी, ये सीख लिया, ले ट्रॉफी। तो अगले वाले सीखने के लिए वो ट्रॉफी का इंतजार करेगा कि ट्रॉफी दो, हमको पुरस्कार दो, तो अब तो मैं सीखूंगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे सीखना जो है वो बैरियर हो जाएगा, बाधित बन जाएगा ट्रॉफी देने से। तो पहला तो नहीं होगा। ड्रिल और अभ्यास तो होता है, अधिगम को बढ़ा सकता है कि हमेशा अभ्यास करत अभ्यास से अभ्यास हो सकता है, बट उतना नहीं हो सकता। अभ्यास तो कराओगे, वो प्रभावी नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा करोगे तो प्रतिस्पर्धा में भी बच्चा एक समय ऐसा आएगा कि अपने आप को, वो अगर जीत नहीं पाएगा तो होपलेस मानेगा, निराशा मानेगा। जबकि जो भी सामग्री अगर प्रस्तुत की जा रही है, उसके अगर दैनिक जीवन से, समाज से जोड़ करके बताया जाएगा, तो क्या होगा? बच्चे को सीखा जाएगा, बच्चा आगे बढ़ पाएगा। जैसे मैं यही कह रहा था, कहाँ कह रहा था? उसके अनुभव के आधार पे। अनुभव उसका क्या है, वो घर में कहाँ रहता है, किस जगह पे रहता है, गांव में रहता है, शहर में रहता है, उसका दैनिक जीवन क्या है, आगे जाकर उसको किसमें यूटिलाइजेशन होने वाला है, तो वो चीजें सिखाना। अगर उसके घर में सारे लोग जो है दूध का काम करते हैं, अगर उसके घर में सारे लोग जो है वह लोहे का काम करते हैं, उसके घर में सारे लोग जो है वह बर्तन का काम करते हैं, उसके घर में सारे लोग कुक हैं, तो वह क्या, उसके अंदर में रुचि क्या है, वो कहाँ जाना चाहता है, उसके आधार पर उसको जोड़ना, यानी सामग्री को उसके छात्रों के जीवन से जोड़ना। ये इसका सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं, 4 हो गया। 5वां प्रश्न लेते हैं। शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए कैसा? शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? प्रशासनिक होना चाहिए, शिक्षाप्रद होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए, या आदेशवादी होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? जवाब, एक शिक्षक का व्यवहार, मैनर कैसा होना चाहिए? आदेशवादी, हमेशा ऑर्डर करे, ऑर्डर 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 ऑर्डर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइडियलिस्टिक होना चाहिए। आइडियलिस्टिक में सारी बातें आ जाती हैं। अगर एक कोई टीचर आइडियल है तो उसके अंदर में वो सारा गुण आ जाएगा कि वो एक अच्छा पढ़ा सकता है, वो एक अच्छा सिखा सकता है, वो एक अच्छा गाइड बन सकता है, वो एक अच्छा मेंटर बन सकता है, वो एक अच्छा फैसिलिटेट कर सकता है, वो उसका मैनर अच्छा हो सकता है, वो सारा कुछ हो सकता है। तो एक टीचर हमेशा आइडियल हो सकता है कि उसकी राइटिंग भी अच्छी है, उसका ड्राइंग भी अच्छा है, उसका बोलने का तरीका भी अच्छा है, उसका जो है वो फ्लो भी अच्छा है, वह एक आइडियल बन सकता है। तो टीचर को हमेशा कैसा होना चाहिए? टीचर का व्यवहार हमेशा आइडियल होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 5 प्रश्नों का जवाब आप लोगों ने बहुत बखूबी तरह से दिया हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो 5 प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।
चलिए, अब यहां तक ये हमारा एक सेशन पूरा होता है। अगले सेशन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, अगला सेशन शुरू करते हैं। समझ में आया होगा तो मुझे आपके प्रश्न भी मुझे लिख करके भेजिएगा कि सर मेरे प्रश्न हैं, तो प्रश्नों का जवाब भी हम दे पाएंगे। प्रश्नों का जवाब अंत में लेते हैं। लिख करके रखिए प्रश्नों को कि सर ये क्या हो सकता है इसका, क्योंकि टू वे प्रोसेस होगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, चलिए हम टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे अब। चलिए, बहुत बढ़िया, एक सेशन हमने पूरा किया। ये पढ़ाने में कब समय खत्म हो जाता है पता नहीं चलता है, पढ़ाते समय कहाँ समय चला जाता है। ओके, चलिए अब हम हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं। दूसरा सेशन आ रहा है आपके पास कुछ इस तरह से। चलिए, हाँ, कोई किसी ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा है, कुछ पूछा हुआ है शायद। अच्छा, नहीं पूछा है। हाँ, पूछा करिए, प्रश्न तो पूछा करिए। प्रश्न पूछेंगे तो हमको भी ना उसे प्रैक्टिस करने में आनंद आएगा, हम थोड़ा और मेहनत करेंगे उसमें और अलग तरीके से सीखेंगे, सिखाएंगे। चलिए, हमारा सेशन खत्म हो गया। ये पहला वाला सेशन जिसमें हमने बात करी थी टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स और टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स, ये हमने किया था। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। किस पर जब बढ़ेंगे तो जो हमारा कल का सेशन था, हम पढ़ा रहे थे ब्लूम, हम कल पढ़ा रहे थे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, उस पर चर्चा कर रहे थे। उसी के आगे का हमने डोमेन की भी बारे में चर्चा करी थी, डोमेन क्या होता है, उसी के आगे और चर्चा करते हैं। चलिए, गति में धीमी है तो भी बताएंगे, गति में तेजी है तो भी बताएंगे। आपके सुझाव मेरे लिए प्रार्थनीय है, प्लीज आप हमें सुझाव देते चलिए। चलिए, स्टार्ट करते हैं। दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच दूसरा सेशन ब्लूम टैक्सोनॉमी एंड लर्निंग डोमेन, ब्लूम की वर्गीकी एवं अधिगम के पक्ष लेकर के आया हूं। कल हमने पढ़ा हुआ था इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, आज हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। आइए हम उसको ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। चलिए, आपके कोई प्रश्न होंगे तो हमें जरूर चैट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका जवाब देंगे। तो समझते हैं, हमने कल एक ड्रॉ करा हुआ था, उसी को ड्रॉ करके लेके चलते हैं उतने पे ही, और वही सीखते हैं। जो हमने कल ड्रॉ करा हुआ था उसी को लेते हुए आगे चलते हैं। अच्छा, मैं वापस एक बार पूछना चाहूंगा कि अभी बोर्ड पे ब्लर तो नहीं चल रहा है, ऐसा ऐसा बार बार धारी धारी तो नहीं चल रही है ना? कभी कभी आ रही होगी, लाइट का इफेक्ट आ रहा है। ओके, चलिए, कोई नहीं, फिर भी बेहतर है। हाँ, अब हम बात करेंगे कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी के बारे में हमने बताया था, ब्लूम जी के बारे में नहीं। ओके, ब्लूम के बारे में मैंने बताया हुआ था कि ब्लूम कौन है, कहाँ से आए थे, अमेरिका के थे, और एक कमेटी बैठी थी। कमेटी में उन लोगों ने शिक्षण को सुधार करने के लिए महात्मा गांधी के जो 3H है उसको शामिल करने के लिए जो है 1948 में जो है उन्होंने शुरुआत करी हुई थी। और वहीं से फिर आगे जाकर के जो है उन लोगों ने एक कमेटी बनाया। उस कमेटी में आगे 1956 में ये जो है ब्लूम की टैक्सोनॉमी का गठन हुआ। और ब्लूम की टैक्सोनॉमी में सबसे पहले बेसिक चीज उन्होंने डोमेन के कॉग्निटिव डोमेन की बात करी थी, फिर आगे जाकर के अफेक्टिव डोमेन, और फिर उसके बाद आगे जाकर के साइकोमोटर डोमेन का जो है जात हुआ था। और ये तीनों डोमेन पर चर्चा हुई थी और तीनों डोमेन में लगातार इसमें सुधार भी हुआ। सुधार होते होते जो सबसे अंतिम सुधार था वह 2001 में सुधार था। और वह जो सुधार था वह कैथ्रॉल के जरिए सुधार हुआ था। और वह कैथ्रॉल जो थे वह उनके शिष्य थे, ब्लूम के शिष्य थे, और वो भी उस कमेटी में थे। तो उनके कमेटी के जरिए, उनके शिष्य के जरिए 2001 में सुधार किया गया। ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी थी उसको रिवाइज टेक्सोनॉमी कहा गया। चलिए, तो वापस से इस पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं लर्निंग डोमेन। लर्निंग डोमेन के बारे में चर्चा करते हैं कि लर्निंग डोमेन क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो लर्निंग डोमेन वही ब्लूम की टैक्सोनॉमी ही। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी, और उसी पे फिर चलेंगे, फिर लर्निंग डोमेन लिख देंगे, क्योंकि अभी आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी ही पढ़ रहे हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी,
ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। और हमको इसमें पढ़ना क्या है, उसमें पढ़ना है लर्निंग डोमेन। लर्निंग डोमेन भी हमने पढ़ लिया, बस उस पे कुछ चीजें हमने खाली कल बेसिक पढ़ाया हुआ था, आज उस पे थोड़ा और पढ़ाएंगे। लर्निंग डोमेन, लर्निंग डोमेन। अब लर्निंग डोमेन को कल हमने बताया हुआ था, इसको कहते हैं क्या, अधिगम के पक्ष या अधिगम पक्ष। अधिगम के पक्ष, डोमेन मतलब होता है पक्ष। चलिए, तो इतनी बातें हमने कर ली थी, अब हम इसको ड्रॉ करके समझते हैं, इसको ड्रॉ करके समझते हैं। कल हमने बताया हुआ था कि लर्निंग डोमेन जो है वह कितने हैं, 3 है। लर्निंग डोमेन 3 है, 3 डोमेन की चर्चा हमने करी हुई थी, डोमेन नंबर 1, डोमेन नंबर 2 और डोमेन नंबर 3। डोमेन नंबर 1 क्या था, तो डोमेन नंबर 1 को कहा गया कॉग्निटिव डोमेन। इसको कहा गया क्या, कॉग्निटिव डोमेन या संज्ञानात्मक पक्ष। इसको कहा गया संज्ञानात्मक, हिंदी में भी लिखता हूं, संज्ञानात्मक पक्ष, या इसको कहा गया कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन कहा गया। अब दूसरे में जब चर्चा करी गई, दूसरे को कहा गया क्या, दूसरे को कहा गया भावात्मक पक्ष। दूसरे को कहा गया भावात्मक पक्ष। अब भावात्मक पक्ष क्या था, उसमें कहा गया भावात्मक पक्ष। अब भावात्मक पक्ष को क्या कहा गया, इसको कहा गया अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन। और जो तीसरा वाला था, इस तीसरे वाले को कहा गया, तीसरे वाले को कहा गया क्या, तो तीसरे वाले को कहा गया साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन को क्या हिंदी में कहा गया मनोगत्यात्मक, मनोगत्यात्मक पक्ष। अब ये कहा गया। अब इतनी सारी बातें हुई थी, इतनी सारी बातें हुई थी, अब इन बातों को चलिए विस्तार में समझ लेते हैं क्या है। तो पहले तो हमने लर्निंग डोमेन के बारे में बताया कि जो ब्लूम जी जो थे, उनकी कमेटी में यह चर्चा हुई कि नया कोई ऐसा चीज बनाया जाए कि वो बेहतर हो और वो प्रमाणिक हो, उस पर बातचीत हो सके। तो ब्लूम और उनके साथी सभी लोगों ने मिलकर के निर्णय किया कि एक ऐसी प्रणाली बननी चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए जिसके माध्यम से कि लोग उसी को फॉलो कर सके, उस टैक्सोनॉमी को फॉलो कर सके। तो उसमें लर्निंग के डोमेन निर्धारित किए कि लर्निंग के डोमेन 3 थे, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। चलिए, तो कल की तरह वो भी हिंदी और अंग्रेजी ऊपर। चलिए आज फिर से बात करते हैं। तो इसको यहाँ पे हेड और हर्ट के रूप में बात किया गया। इसे कहा गया हेड, इसे कहा गया हेड, और इसे कहा गया हर्ट, और इसे कहा गया हैंड। हेड, हर्ट और हैंड, ये बात करी गई, हेड, हर्ट और हैंड। फिर उसमें बात कहा गया कि इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर जो है उन्होंने बात करी क्या। अब इसके अंदर ये 3 बातें हो गई, ये भी बात हो गई और ये भी बात हो गई। हाँ, अब इसके बारे में मैंने कल चर्चा चला दिया हुआ था कि संज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है, भावनात्मक पक्ष क्या होता है और साइकोमोटर पक्ष क्या होता है। इसकी जब हम डिटेल में और बात करेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें बताएंगे। तो यहाँ पे 2000 और 2001 और 1956 इसमें बात करी गई थी। तो बात करी गई थी इसके जो डोमेन थे, बेसिक रूप में इसको हायरार्की के रूप में समझाया था। हायरार्की मतलब होता है एक ऑर्डर में, एक सबसे नीचे कौन होगा, उसके ऊपर कौन होगा, उसके ऊपर कौन होगा, उसके ऊपर कौन होगा, उसके ऊपर कौन होगा, उसको कहते हैं हायरार्की। हायरार्की यानी क्रमानुसार, क्रमानुसार वर्गीकी, हायरार्की या वर्गीकी कह सकते हैं, उस क्रमानुसार में चलता है। तो कैसे चलता है, इसको जो है उन्होंने बताया। कल मैंने बताया हुआ था कि ये एक को कहते हैं KCA2SE, KCA2SE इसको कहा गया। दिख रहा है ना सभी को, लाइट कम तो नहीं पड़ रही है? नो सर, सब कुछ सही है सर। ओके, चलिए। तो ये जो है 1956 में आया, 1956 में आया। इसको किसने दिया, तो ब्लूम जी ने दिया। हालांकि ये सारे लोगों ने मिलकर के किया था, क्योंकि ब्लूम जी क्या थे, ब्लूम जी कमेटी के मेंबर थे, कमेटी के चेयरमैन थे, तो नाम ब्लूम से नाम जाना जाता है। उन्हीं के तत्वाधान में हुआ था, तो ब्लूम के नाम से जाना जाता है। 1956 में उनके तत्वाधान में हुआ था। तो इसमें क्या बातें करी गई थी, बात करी गई थी, सबसे पहले बात करी गई थी किसकी, तो कहा गया था नॉलेज। क्या होता है इसमें, तो नॉलेज होता है, नॉलेज होता है। फिर उसके बाद होता है क्या, तो कंप्रीहेंशन, कहा गया कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन। फिर उसके ऊपर कहा गया, तो कहा गया एप्लीकेशन, एप्लीकेशन होता है।
फिर उसके ऊपर कहा गया कि क्या होता है, तो कहा गया कि यहाँ पे एनालिसिस होता है, एनालिसिस होता है। फिर उसके बाद कहा गया उसके ऊपर क्या होता है, तो कहा गया कि सिंथेसिस होता है। उसके ऊपर क्या होता है, तो कहा गया कि इवेल्युएशन होता है। यानी जो पढ़ाने का जो तरीका होगा, जो चरण होगा, वह कैसा होगा, ये सारे संज्ञान से है। यानी ये सब मस्तिष्क की क्षमता है। इसी को कहा गया कि क्या, इसको कहा गया मेंटल एक्टिविटी। इसको क्या कहा गया कि मेंटल एक्टिविटी या मेंटल स्किल। इसे कहा गया मेंटल एक्टिविटी या मेंटल स्किल। इसको ये कहा गया मेंटल एक्टिविटी या मेंटल स्किल। तो इसमें ये रूप बताए गए। इस रूपों में उन्होंने कहा कि जो तीन रूप है, इधर की जो ये तीन रूप है, ये तीन रूपों को कहा गया, ये जो यहां से यहां तक का रूप है, जिसको कहेंगे नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन, इसको कहा गया कि लोअर ऑर्डर। इसको कहा गया लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग, लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग या लोअर ऑर्डर ऑफ कॉग्निशन, ये कहा गया। और उसके ऊपर जो ये वाला लेवल था, ये वाला एरिया था, इस वाले एरिया को कहा गया क्या, हायर ऑर्डर। इसको कहा गया हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। क्योंकि यहाँ पे थिंक होना है, यहाँ पे विचार करना है, यहाँ पे मेंटल स्किल चलनी है, तो नहीं थिंक को लिया। तो ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये है लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। और इसको कहा गया हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। यानी हमको इतने पे ही चलना है, इसके ऊपर नहीं जाना है। इसके नीचे नहीं आना, ऊपर तो जाना नहीं तो दिखेगा नहीं। ओके, हाँ, तो ये बताया गया। अब ये चीज जो है वो कब आई, 1956 में आई। अब इसमें कहा गया, एक एक को चर्चा कर लेते हैं, चर्चा करते हुए चलते हैं कि ये है क्या, नॉलेज क्या है। नॉलेज मतलब जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। नॉलेज में देखिए यहाँ पे केसी, यही याद करके रखेंगे, केसी ए टू एस ई, तो KCAA 2 बार SE, KCA टू SE। इसको कहा गया नॉलेज जो है वो बिल्कुल बेसिक होता है, इसीलिए इसको सरफेस में रखा गया है। सबसे नीचे वाला जो लेवल है मेंटल एक्टिविटी, वो मेंटल एक्टिविटी है नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या, कि आपका नाम क्या, तो आपका नाम, मेरा नाम, ये है, जहां पे डायरेक्ट प्रश्न हो, बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न हो। अब इसी के आधार पे, इसी नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन के आधार पे आगे प्रश्नों को पूछने का तरीका बनाया गया। और प्रश्नों को पूछने का तरीका बनाया गया, तो आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे, मैं बस खाली यहाँ पे जोड़ देता हूँ ताकि आपको याद रहे। जब आगे प्रश्न जब पूछा जाएगा इन्हीं के आधार पे, इन्हीं तीनों के आधार पे प्रश्न पूछा जाएगा, तो कहा जाएगा इसको डायरेक्ट प्रश्न, एक पूछा जाएगा इनडायरेक्ट प्रश्न। इनडायरेक्ट प्रश्न के प्रकार है, यहाँ पे तो ये सोच है, यहाँ पे थिंकिंग है। यहाँ पे थिंकिंग को निकालेंगे कैसे, तो निकालने के तरीके हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इन्फरेंशियल। ये तीन प्रकार के प्रश्न हैं, यानी प्रत्यक्ष प्रश्न, अप्रत्यक्ष प्रश्न और अनुमानित प्रश्न। ये तीनों को इस प्रकार से कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रश्न, अप्रत्यक्ष प्रश्न और अनुमानित प्रश्न। तो ये जो प्रत्यक्ष प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रश्न इससे आता है, ये वाला जो प्रश्न है ये इससे आता है, डायरेक्ट वाला प्रश्न इससे संबंधित होता है, इनडायरेक्ट वाला प्रश्न इससे संबंधित होता है, और जो इन्फ्लुएंशियल प्रश्न है वो इससे संबंधित होता है। यानी ये एप्लीकेशन अभी कभी अगर मैच करने के लिए भी आया तो इस तरह से मैच करेंगे, नॉलेज को लेके जाएंगे डायरेक्ट से, और कंप्रीहेंशन को लेके जाएंगे इनडायरेक्ट से, और एप्लीकेशन को लेके जाएंगे किससे, इन्फ्लुएंशियल से। तो इस तरह से ये प्रश्न पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि बच्चे का ज्ञान पूछने के लिए डायरेक्ट प्रश्न पूछेंगे, बच्चे की समझ जानने के लिए हम इनडायरेक्ट प्रश्न पूछेंगे, बच्चे का अप्लाई कर पाता है क्या, तो उसको पूछने के लिए हम इन्फ्लुएंशियल प्रश्न पूछेंगे, जो कहते हैं वाई वाले जैसे प्रश्न। आज हवा नहीं चली, हुआ क्यों नहीं चली भाई, तो हवा नहीं चली, आज बहुत तेज तूफान नहीं आया, क्यों, तो अब इसके बीच में कई सारे कारण हो सकते हैं। बच्चा अपनी समझ के आधार पे, अपने ज्ञान के आधार पे उसको जवाब देगा, इसीलिए उसको कहते हैं इन्फरेंशियल प्रश्न। ओके, अब इसके आगे ऊपर जब जाती है, इतना तो समझ में आ गया आपको, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन इतना समझ में आ गया। हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं खत्म करूं फिर आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे बात करते हैं एनालिसिस। एनालिसिस क्या है, एनालिसिस में होता है कि हम किसी चीज का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण कैसे करेंगे, इसको कहते हैं विश्लेषण। हिंदी में मैं यहां लिख देता हूं, विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने का मतलब होता है कि कोई भी चीज है उसको अलग अलग कर दो। इसका मैंने एक एग्जांपल बताया हुआ था कि मान लो कि हमारे पास ये एक पेन है, इस पेन को हमने, ये पेन पूरा पेन है, इस पेन को हमने क्या किया, पूरा खोल दिया। इसको विश्लेषण करना है, ये खोला, फिर इधर का खोला, फिर इधर का खोला, फिर ये कर दिया, सब कुछ निकाल करके हमने एकदम विच्छेद कर दिया। इसको कहते हैं विच्छेद करना। विश्लेषण मतलब करना, विच्छेद करना।
हम उसको एक एक चीज, एक एक तार निकाल दिए, एक एक तार। एक घर में कौन रहता है, परिवार में कौन रहता है, तो हमने बच्चे से पूछा कि परिवार में कौन रहता है, तो परिवार को बच्चे ने पूरा विच्छेद कर दिया, परिवार का विश्लेषण किया। तो परिवार में कौन रहता है, तो मम्मी रहती हैं, पापा रहते हैं, भाई रहते हैं, दीदी रहती है, दादा रहते हैं, दादी रहती हैं, चाचा रहते हैं, चाची रहते हैं, मेरा एक जो रामू काका रहते हैं, और रामू काका के बच्चे रहते हैं, मेरा एक जो है वह मुनिया रहती है। मुनिया, मुनिया कौन, मुनिया गाय का नाम, मुनिया गाय का नाम रखा था। और मेरा एक जो है वो डॉगी रहता है, डॉगी भी रखा था। यानी ये सब घर के ही परिवार है। बच्चे से अगर आप पूछेंगे, पहले उससे पहले जब पूछा जाता था कि आपके परिवार में कौन रहता है, तो आपके परिवार में एक संकुचित रूप में जवाब दे देते। परिवार के हिस्से में संकुचित रूप होते थे कि मम्मी पापा दादा दादी जो लोग परिवार में रहते थे ह्यूमन के रूप में। बट आज बिल्ली भी होती है परिवार का हिस्सा, कुत्ता भी होता है परिवार का हिस्सा, गाय भी होती है परिवार का हिस्सा, भैंस भी होता है परिवार का हिस्सा। यानी ये सब हमारे परिवार के हिस्से हैं, ये परिवार के हिस्से हैं। तो परिवार को इस तरह से विच्छेद किया, इस तरह से विच्छेद किया, ये सभी हमारे परिवार की अंग है। इसको कहेंगे क्या, विश्लेषण। ये प्रकार का जो जवाब है इसको कहेंगे विश्लेषण वाला जवाब। अब आगे बात करेंगे कि संश्लेषण वाला कैसा जवाब है, संश्लेषण करना। तो संश्लेषण कैसे करेंगे, तो संश्लेषण में जैसे ये हम बात करते हैं संश्लेषण की। संश्लेषण कैसे करेंगे, तो संश्लेषण करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे पास, हम पजल ले लेते हैं कि यहाँ पे एक हमने ये कुछ ये पत्ती बनाई, ये पत्ती बनाई, और यहाँ पे हमने एक जड़ बना दिया, और फिर यहाँ पे हमने इसके तने बना दिए, और यहाँ पे ये अलग अलग तने हैं, अलग अलग तने हैं। फिर हमने यहाँ पे एक फूल बना दिया, ये फूल बना दिया, और हमने फूल भी कई सारे बना दिए, और यहाँ पे एक फल बना दिया। अभी इसको क्या करना है, इस सभी को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या है, ये जड़ है, जड़ मिलाकर के इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया। अब इसी में लगा करके पत्ती लगा दी, इसमें लगा करके पत्ती लगा दिया, ये पत्ती बन गया, यहाँ पे पत्ती बन गया, यहाँ पे पत्ती बन गया। अब इसी में फूल भी जोड़ दिया, साथ में फूल बन गया, यहाँ पे फूल बन गया, यहाँ पे फूल बन गया। अभी सभी पहले इसके पहले क्या थे, सारे अलग अलग थे, इसके पहले सारे अलग अलग थे, सभी को जोड़ दिया तो एक पेड़ बन गया। यानी यहाँ पे एक का क्या बन गया, एक पेड़ बन गया। अभी पेड़ बन गया ऐसा, अभी पेड़ बन गया। इस पेड़ पर पहले सभी अलग अलग थे, जड़ अलग था, पत्ती अलग थी, फूल अलग था, पत्ते अलग, सभी फूल इसके फल अलग थे, सारे अलग अलग थे। अब उनको क्या कर दिया, सारे लोगों को एक साथ में जोड़ दिया, जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये एक पेड़ बन गया। तो ऐसे ही इसे कहते हैं क्या, संश्लेषण। संश्लेषण मतलब जो बिखरी हुई चीज है उसको क्या कर लेना, इकट्ठा कर लेना, एक बार ले आना, एक जगह ले आना, उसे कहते हैं संश्लेषण करना। विश्लेषण का मतलब कहते हैं कि हमारे पास जो है चीज उसका क्या करना, उसको फैलाव करना। तो एक फैलाव करना, ये विश्लेषण हो गया। एक इकट्ठा करना, फैली हुई चीजें उसको इकट्ठा करना, इसे कहेंगे क्या, संश्लेषण। अब ये तो हो गया ये बात, ये जो है सबसे सेकंड लॉस का सेकंड लास्ट का टॉप लेवल का, टॉप का सेकंड लास्ट जो है ये इसका लेवल होता है संश्लेषण। और जो सबसे लास्ट में और सबसे उच्चतर मानी गई किसमें, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में, उसे कहा गया मूल्यांकन करना। मूल्यांकन कैसे करेंगे, मूल्यांकन कैसे करेंगे, तो मूल्यांकन करो, इसका जरा इसकी जांच करो, इसको प्रत्याशित करो, या इसको असेस करो, या इसकी सत्यता की जांच करो। तो जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कई सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, कई सारा को समझना पड़ेगा। वो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगी तभी आप समझ पाओगे कि हाँ ये सही है या गलत है। हमने कहा कि एक यहाँ पे एक बच्चा ये है और एक बच्चा ये है, ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, लड़ने का कारण क्या है पता नहीं, ये दोनों लड़ रहे थे, और इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसको चोट लगी, इसको भी चोट लगी है। यह समझ में नहीं आ रहा है कि पहले गलती किसकी है, गलती ज्यादा किसकी है, किसको डांटा जाए, किसको पनिश किया जाए, किसको पनिश नहीं किया जाए। अब यहाँ पे जवाब है, तो जवाब अब हम यहाँ पनिश किसको करना है ये जवाब निकालने के लिए हमें क्या है, ये ऐसा मूल्यांकन वाला जवाब है। मूल्यांकन वाले जवाब के लिए हमें इन दोनों के बीच में जानना पड़ेगा, इनसे लगते हुए लोगों को जानना पड़ेगा कि झगड़े का कारण कहां से निकल गया, क्यों निकल गया, किसने पहले शुरुआत करी, शुरुआत करने में किसने ज्यादा करा, कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है। इन सब चीजों का जब मूल्यांकन करेंगे तब पता चलेगा। तो ये मूल्यांकन का हिस्सा होता है। मूल्यांकन का हिस्सा जो है वह बहुत टफ होता है, वो इतना आसान नहीं होता है। चलिए, तो ये हो गया। अब आगे बात करते हैं, ये तो था ब्लूम की टैक्सोनॉमी। ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो ओरिजिनल थी, इसे कहते हैं ओरिजिनल। ये वाली जो टैक्सोनॉमी थी इसे ओरिजिनल कहते हैं, ओरिजिनल।
ये ओरिजिनल टेक्सोनॉमी है। अब इनकी रिवाइज टेक्सोनॉमी क्या थी उस पर चर्चा कर लेते हैं। इनकी रिवाइज वाली जो टेक्सोनॉमी है वह कैसी थी उस पर समझ लेते हैं। ओके, रिवाइज जो थी, जो कि कैथरॉन ने दी हुई थी 2001 में, वो थोड़ा सा उलट था, उसको भी चर्चा कर लेते हैं यहीं पे। इन्होंने क्या किया, नॉलेज को जो है, ये भी बेसिक पे ही आए थे, नॉलेज को जो है इन्होंने कहा रिमेंबर, यहाँ पे मैं लिखता हूं रिमेंबर, सेम वही था रिमेंबर। फिर ऊपर गए तो कंप्रीहेंशन को इन्होंने जो कहा अंडरस्टैंड, यहाँ पे रिमेंबरिंग कहा, रिमेंबर नहीं रिमेंबरिंग। फिर कंप्रीहेंशन को कहा अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग कहा। फिर एप्लीकेशन को कहा अप्लाइंग, अप्लाइंग। सभी में आईएनजी जुड़ा हुआ है, यानी क्या है, क्रिया है, सभी में आईएनजी जुड़ा हुआ है तो कहेंगे क्रिया। नहीं दिख रहा है, चलिए दिख रहा है सर, दिख रहा है। ओके, नीचे वाला बोर्ड शायद नहीं दिख रहा था। नहीं, फिर भी दिख रहा है अभी भी। अच्छा चलिए, तो ये हुआ रिमेंबरिंग, ये हुआ अंडरस्टैंडिंग, ये हुआ एप्लीकेशन। अप्लाइंग, अप्लाइंग के बाद जो आया वो एनालिसिस, एनालिसिस आया, उसको एनालाइजिंग कहा गया, उसको कहा गया एनालाइजिंग। फिर ये सभी तो बराबर थे, बस नाम बदल दिया। रिमेंबर, नॉलेज को रिमेंबर कह दिया, रिमेंबर मतलब याद करना, याद करने की क्षमता का एक प्रश्न आया हुआ था शाम के टाइम पे। कंप्रीहेंशन को कहा गया अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन को कहा गया अप्लाई, यानी इसको अप्लाई करना। ये सारे संज्ञा के रूप में थे, अभी मैं आगे चलूंगा। फिर यहाँ पे जो एनालिसिस थे, एनालिसिस के बाद जो है कहा गया इवेल्युएशन, इवेल्युएशन को नीचे दिया इन्होंने, इवेल्युएटिंग, यहाँ पे इवेल्युएटिंग आया। फिर जो सिंथेसिस है, सिंथेसिस को ऊपर लेके गए, इसको कहा उन्होंने क्रिएशन। क्रिएशन कैसे, इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। और सेम वही ऑर्डर यहाँ पे भी थे, ये जो तीन थे, ये तीन लोअर ऑर्डर के और ये तीन हायर ऑर्डर के, ये तीन, इसको भी तीन रूपों में कहा, ये तीन अलग से और ये तीन अलग से। इन तीनों को, इसको कहा, इसको हायर ऑर्डर कहा और इसको कहा लोअर ऑर्डर। अब ये तीन को इस तरह से बांटा, ये जो बन गया सिंथेसिस जो था, इसको कहा गया क्रिएशन, और इवैल्यूएशन जो था वो इवैल्यूएशन नीचे आ गया, एक नीचे आ गया, इसको एक नीचे स्टेप कर दिया और इसको ऊपर कर दिया। अब क्यों किया यहाँ पे इवैल्यूएशन और क्रिएशन का मतलब क्या है, जैसे यहाँ सिंथेसिस को क्रिएशन कैसे बना दिया, पहले इवैल्यूएट करेगा, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे सारे, ये जो मैंने पेड़ बनाया हुआ था, पेड़, इस पे पेड़ जो मैंने बनाया हुआ था, ये सारे पेड़, ये जो मैंने पेड़ बनाए हुए थे, इस पेड़ पे सारे इसके जो जड़ें वगैरह थी सभी अलग अलग थी, अलग अलग थी। पहले उसने क्या किया, असेस किया, असेस किया, अच्छा ये जड़ हो सकती है, ये जो इसका जड़ हो सकता है, ये इसका तना हो सकता है, ये इसकी डालियां हो सकती हैं, इसके पत्ते हो सकते हैं, इसके अंदर में ये फूल हो सकता है। अब ये सब कुछ उसने एनालाइज किया, सब कुछ पढ़ा, एनालाइज करने के बाद उसने इवेल्युएट भी किया, ये सब सारा एक पेड़ बन सकता है, इवेल्युएट किया इसने, एक पेड़ बन सकता है। पेड़ कैसे बन सकता है, उसमें उसने क्रिएशन स्टार्ट किया, ध्यान करिएगा। सबसे पहले तो एनालाइज किया, एनालाइज किया कि ये सारी चीजें अलग अलग है, ये सब चीजें हो सकती हैं, ये अलग अलग दिख रहा है सब। तो अब अलग अलग को उसने अपने पहले मन में बनाया कि ये सारा एक इमेज में बनाया कि ये ऐसा हो सकता है। होने के बाद उसने कहा कि अच्छा अब ये इसको जरा इकट्ठा करते हैं तो देखते क्या बनता है। तो इकट्ठा करने में अभी इमेज बनाया, इमेज बना करके हाँ एक पेड़ का रूप ले सकता है, तो पेड़ का रूप उसने ले लिया, अब उसने पेड़ बना दिया। तो इवेल्युएट करने के बाद उसने क्या किया, क्रिएट किया, क्रिएट किया किसका, पेड़ का, पेड़ का क्रिएशन करना। तो ऐसे ही उन्होंने बताया कि लर्निंग कौन 2001 में, यह किसने बनाया, यह 2001 में, 2001 में किसने बनाया, तो कैथरॉन ने बनाया। किसने बनाया, तो कैथरॉन ने, उसको कैथरॉन ने बनाया, कैथरॉन ने 2001 में बनाया। और इसका नाम क्या दिया, जैसे यहाँ पे नाम था KCA2SE, इसका नाम क्या हो जाएगा, RUA2EC, ये नाम दिया, RUA2EC, ये नाम दे दिया, ये नाम बना। अब ये जो है इसको कहा गया, ये ओरिजिनल टेक्सोनॉमी थी, और ये जो थी इसको कहा गया रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी। ये जो टेक्सोनॉमी बनी इसे कहा गया रिवाइज्ड, रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी। तो इस तरह से ब्लूम की टेक्सोनॉमी, ब्लूम की टेक्सोनॉमी में ये बातें समझी जाती हैं। और जब हम ये बात करते हैं अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, इसको डोमेन में लेके आते हैं, ये टेक्सोनॉमी का भाग है, बट जो टेक्सोनॉमी है, जो पढ़ाने का जो तरीका है, उसको ये वाला लेते हैं, इतना ही समझते हैं, किस पे प्रश्न आता है, ये डोमेन के रूप में प्रश्न आते हैं। डोमेन के रूप में ये तीनों, ये भी डोमेन के रूप में प्रश्न आता है। अगर डोमेन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। अगर टेक्सोनॉमी पूछी जाएगी तो टेक्सोनॉमी में ये पूछी जाएगी, ये टेक्सोनॉमी का रूप आता है। अब टेक्सोनॉमी में
दो बातें करी गई टेक्सोनॉमी में। जैसे मैंने कल बताया हुआ था, कल मैंने चर्चा करा हुआ था कि ये जो है वो लर्निंग के ऊपर, ये जो बताया इसको लर्निंग के ऊपर बताया और इसको टीचिंग के रूप में बताया, ये ध्यान करिएगा। जो जो रिवाइज्ड है, रिवाइज्ड को लर्निंग का कहा है। ये क्या है? ये लर्निंग है, इसको उन्होंने कहा लर्निंग। मैं ये लिखता हूं, इसको कहा लर्निंग और इसको कहा टीचिंग। यानी यह किसका है? इसको इसका यूज कौन करता है? तो इसका यूज टीचर करेंगे और इसका यूज किस पर होता है? ये विद्यार्थी पर होता है। विद्यार्थी कैसे करेंगे? सबसे पहले याद करेंगे, उसको समझेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, उसका एनालाइज करेंगे, उसको इवेलुएट करेंगे, फिर क्रिएट करेंगे। तो क्रिएशन करना जो आज का जो समय है, आज का जो कंस्ट्रक्टिविज्म का समय है, संरचनावाद का जो समय है, वो यही कहता है कि बच्चों को क्रिएशन की तरफ लेके आओ। तो कैथरॉल जी कहते हैं कि थोड़ा बदलाव करते हैं, सिंथेसिस को बाद में लेके जाते हैं, उसको क्रिएशन का नाम देते हैं, इवेलुएट पहले करवाते हैं। तो ये जो बना, इस तरह से बना, इसको लर्निंग कहा गया, इसको टीचिंग कहा गया। ये जो नाम था इसे कहा गया, ये जो थे इसको वर्ब का रूप दिया गया, सारे वर्ब के रूप में है, तो इसलिए इसको वर्ब कहा गया। ये कैसे हैं? वर्ब। और ये कैसे हैं? ये है सारे नाउन, ये नाउन के रूप में है। और ये कैसे हैं? ये वर्ब के रूप में है। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पे उन्होंने, किसने, जो उनकी ओरिजिनल टेक्सोनॉमी थी और जो रिवाइज टेक्सोनॉमी थी उसमें ये बात कही गई। चलिए अब यहाँ तक हमने समझ लिया, यहाँ तक हमने समझ लिया ओरिजिनल टेक्सोनॉमी और उनकी रिवाइज टेक्सोनॉमी। और इन सभी पे हमने प्रश्न भी पढ़ लिए। इन सभी में इन्होंने छोटे छोटे, इसमें भी छोटे छोटे शब्द दिए, 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 यानी छोटे छोटे वर्ब या छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी दी कि ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। जैसे रिमेम्बरिंग में जैसे हमने कहा कि रोट करना, रिमेम्बर करना और क्लासीफाई करना, विस्तार करना, ये सब चीजें रिमेम्बर में दिया। फिर अंडरस्टैंड में ऐसे दिया, अप्लाई में दिया। सभी में छोटे छोटे टर्म है, वो टर्म आप खुद से पढ़ सकते हैं। इतना सारा हमको यहाँ पे मतलब उतना बताने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक इतना बताने की आवश्यकता है, इतनी समझ जो है आपके अंदर में विकसित होनी है कि इसे कहते हैं ओरिजिनल और इसे कहते हैं रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी। चलिए तो अब आगे का पार्ट है, वो आगे की पार्ट की बात करेंगे। आगे का पार्ट है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन यहां तक हमारा समझ में आ गया। अफेक्टिव डोमेन को क्या कहा गया इसको समझ लेते हैं। तो अफेक्टिव डोमेन को यहाँ पर भी सेम वैसे ही, अब यहाँ तक हुआ है तो मैं इसको यहाँ तक लेने की कोशिश करूंगा, यहाँ तक। हाँ, अब मैं इसमें लेने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसे कहा गया क्या? जो अफेक्टिव डोमेन को, यहाँ इस अफेक्टिव डोमेन को कहा गया क्या? तो R2VOC, इसे कहा गया R2VOC। R2 यानी दो बार R है, दो बार R क्या है? तो पहले R को कहा गया रिसीविंग, पहले वाले R को कहा गया रिसीविंग। यहां भी उसी हायरार्की के रूप में है नीचे से। तो पहला R है रिसीविंग, रिसीविंग। दूसरा R है, दूसरे R को कहा गया रिस्पोंडिंग, रिस्पोंडिंग। और जो V है उसको कहा गया वैल्यूइंग, वैल्यूइंग। और उसके बाद कहा गया C, C मतलब वो क्या है? ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग। और C क्या है? कैरेक्टराइजिंग, कैरेक्टराइजिंग। ये शब्द जो है वो दिए गए। अब यहाँ पे अफेक्टिव डोमेन क्या है? अफेक्टिव डोमेन में कि वह अपना अफेक्शन कैसे लगाएगा, वह क्लास में उससे जुड़ेगा कैसे, क्लास में कैसे जुड़ेगा, उस क्लास में जुड़ने के हिसाब से बात करी जा रही है। तो क्लास में जुड़ेगा कैसे? तो जुड़ेगा सबसे पहले, अगर बच्चा का आंख, बच्चे का कान, बच्चे का आंख, बच्चे की सारी ज्ञानेंद्रियां अगर खुली हैं, अगर ओपन है, तो बच्चा क्या करेगा? सारे ज्ञान को, सारी चीजों को वह लेकर के वह सीखेगा। सीखेगा कैसे? कि जब सारा कुछ उसका ओपन रहेगा, जितनी भी सेंसरी है वो सारा ओपन रहेगा। साथ साथ में यह क्या होगा? यह इसको सीखने के लिए अवेयर होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई बच्चे हैं जिनको की सीटेट से कोई मतलब ही नहीं है, जिसको की रीड से कोई मतलब ही नहीं है, और वो सीटेट और रीड में अगर सारे प्रश्न नहीं आने वाले तो यहाँ पढ़ेगा। आज हमारे साथ में 25 लोग जुड़े हुए दिख रहे हैं, इसके पहले 30 लोग थे, 5 लोग चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। हो सकता है तैयार होने चले गए हो, या हो सकता है इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। ऑनलाइन है तो, पास में होते तो लगता है कि हाँ कहाँ चले गए, बट ऑनलाइन है तो नहीं पता चल सकता है ऐसे। तो अब ये अवेयर है, उनकी इच्छा है कि हमको पढ़ना है, हमको ये चीज सीखना है। सीखने के लिए क्या? तब वो सारा कुछ ज्ञान को लेंगे, रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने के लिए क्या जरूरत है? अवेयर होने की। रिसीव करने के लिए क्या जरूरत है? उसको इच्छा जागृत होने की। रिसीव करने के लिए क्या जरूरत है? कि वह किसी एक मुद्दे को चुने, या जब वो चुन लेगा तो उसके साथ में उसका क्या होगा? जुड़ाव होगा। यही जुड़ाव की बात करते हैं हर्ट से करते हैं, तो अफेक्टिव डोमेन से बात करते हैं।
फिर बात करते हैं जब उसने सारा कुछ सीख लिया तो वो क्या करेगा, वो जवाब दे पाएगा, और जवाब देगा कैसा हुआ, जुड़ा हुआ जवाब देगा, और उसके साथ में ये जो भाव है ये बन जाएगा। जैसे मैं और आप दोनों के बीच में ये पढ़ाई लिखाई हो रही है, तो पढ़ाई लिखाई में आप हमको कुछ समझोगे, हम आपको कुछ समझेंगे, यानी हम आपके लिए गुरु और आप हमारे लिए शिष्य, या आप हम एक फैसिलिटेटर है और आप एक जो है वो फैसिलिटी लेने वाले हैं। तो ये दोनों जो हमारे बीच में क्या होगा, एक रिलेशन बनेगा। तो रिलेशन कैसे बनेगा, जब मैं आपको कुछ दूंगा, आप उसको रिसीव करेंगे और रिसीव करके मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे तो दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक वैल्यू, एक जो है उसके अंदर में रिलेशन मेंटेन होगा। तो रिस्पॉन्ड करना यानी जो कुछ भी है उसमें पार्टिसिपेट करना। सारे लोग अगर फुल्ली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फुल्ली जो है वो मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमने कोई भी प्रश्न पूछा तुरंत जवाब दिया, मैंने पूछा कि आवाज आ रही है तो आपने कहा आवाज आ रही है, मैंने कहा ये बोर्ड बराबर दिख रहा है तो आपने कहा बोर्ड बराबर दिख रहा है। आप फुल्ली पार्टिसिपेट कर रहे हो। जब फुल्ली पार्टिसिपेट करोगे तो आपको पूरा का पूरा चीज जो है वो समझ में आएगा। वही कहा कि अफेक्टिव होता कब है, यह जुड़ता कब है, जब आपके प्रति उसकी मतलब उसके प्रति आपकी इच्छा होती है, तब जाकर के आप उससे जुड़ते हो। ये हो गया। फिर वैल्यू, वहीं पे फिर आगे जाकर के वैल्यू क्रिएट होता है। आप उसको अपना समझने लगते हो, यानी यार ये सारी बातें तो हमने सीखी हुई हैं, ये हमको पता चल रही है, ये हमको आ रहा है, तो वहां पे आपको उसके प्रति वैल्यू समझ आती है। या ये सब मेरे भाई बहन है, ये पूरा देश मेरा है, या ये पढ़ाई लिखाई हमको करनी चाहिए, ये टीचर के अंदर ये इतने गुण होने चाहिए, हमने सीखा हुआ ये सब, इसका हमने यूज भी किया हुआ, इसको अप्लाई भी करा हुआ, ये सब कुछ आना चाहिए, यानी वैल्यू भी क्रिएट होता है। जब वैल्यू क्रिएट होता है तो आप क्या करते हैं, जो भी आपकी सारे वैल्यू है उन सारे को आप एक जिम्मेदारी के रूप में लेते हैं, अपने ऊपर एक लेते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन करते हैं उसका। यार ये चलो हम करके देखते हैं, ये तो सर ने करा हुआ था, चलो हम करके देखते हैं हम कैसे करेंगे। जैसे कल एक एग्जांपल है, मैंने ऑडियो का एग्जाम चल रहा, एग्जाम होने वाला है, तो मैंने कुछ बच्चों को बोला ग्रुप बना करके सीखो। तो मैंने सीनियर वाले बच्चों को कहा कि आप लोग जरा इनका एक वाइवा लो। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा कि नहीं हमको वाइवा लेना है, चलो हम इनसे सीनियर को वाइवा लेकर के देखते हैं। और उसी में किसी बच्चे ने कुछ और ज्यादा जानता है, उसका लेसन अगर अच्छा है, तो मैंने कहा जरा एक बार तुम लेसन आकर के बताओ। तो लेसन अगर आके बताओ तो वो क्या होगा, वो उसकी जिम्मेदारी को समझेगा। वह ये चार चरण जो है उसने पूरा कर लिए हुए। कौन कौन से, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ये चार तीन पूरे कर लिए, चौथे में वो कर सकता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होता है कि वह खुद से ऑर्गेनाइज करे, वह खुद से मेंटेन करे, वह खुद से उसको रेगुलेट करे और उसको खुद से जिम्मेदारी बनाए। ये ऑर्गेनाइजेशन में आता है। फिर ऐसे ही कैरेक्टराइजिंग, कि आप उसको अलग अलग जीवनचर्या में, ये मेरा, मैं अगर घर पे हूं तो मैं घर पे मेरी मम्मी का बेटा हूं, मैं अगर विद्यालय में गया तो मैं एक विद्यार्थी हूं, अगर मैं समाज में गया तो मैं एक नागरिक हूं, मैं अगर कहीं और गया तो मैं कहीं दूसरा हूं। आप जहां जहां जा रहे हो उन जगहों पे आपकी जो भूमिका है वो बदल जा रही है। तो भूमिका को आप अपना अपना जो है वो बदलने लग रहे हैं। जैसे आप बच्ची है, कोई लड़की है, लड़की जब तक घर में रहती है तो बेटी रहती है, जब वो विवाह होकर के ससुराल में जाती है तो वहां पे जो है बहू बन जाती है। उसके बाद जब वो उसके पास बच्चे हो जाते हैं तो माँ बन जाती है, जब वो बूढ़ी हो जाती है तो दादी बन जाती है। तो ऐसे कभी बेटी का रूप, कभी जो है वो बहू का रूप, कभी माँ का रूप, कभी जो है दादी का रूप, ये रूप जैसे बदलता है। जैसे मैं ही हूँ, मैं बच्चा हूँ, बच्चा होने के बाद फिर मैं बाप बना, फिर एक नागरिक बना, फिर उसके बाद दादा बना। ऐसे ये क्या है, ये अलग अलग जो प्रक्रिया जो है वह बदलने लगती है, बनने लगती है। तो उसे कहते हैं कैरेक्टराइजिंग करना। ये भी हो गया, चलिए हमने सीख लिया। अब आगे बात करते हैं साइकोमोटर डोमेन की। साइकोमोटर डोमेन में क्या कहा गया, तो इसमें जो है वह चार बातें करी गई। चार बातें क्या करी गई, इमिटेशन, इमिटेशन की बात करी गई, मैनिपुलेशन की बात करी गई, प्रिसाइजिंग की बात करी गई, आर्टिकुलेशन की बात करी गई, और न्यूट्रलाइजेशन की बात करी गई। जिसको कहा गया इम्पैन, इसको कहा गया क्या, इम्पैन, इसको कहा गया इम्पैन, IMPAN कहा गया। तो इसको भी उसी तरह से सीखना, हमको क्या सीखना है, तो सबसे पहले यह गति कैसे करेगा इसको सीखना है, करना है। तो करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा बच्चा, इमिटेशन करेगा, इमिटेशन करेगा। इमिटेशन करने के बाद क्या करेगा, मैनिपुलेशन करेगा, उसको कहीं कहीं उसको प्रयोग करेगा। इसको भी बताते हैं आपको एग्जांपल के जरिए। मैनिपुलेशन करेगा, मैनिपुलेशन करने के बाद फिर क्या करेगा, उसको प्रिसीजन करेगा, उसको प्रिसीजन करेगा, प्रिसीजन करने के बाद क्या करेगा, आर्टिकुलेशन करेगा, आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन करने के बाद क्या करेगा, उसको जो है न्यूट्रलाइजेशन करेगा। न्यूट्रलाइजेशन करेगा। अब इमिटेशन मतलब क्या, नकल करना या ग्रहण करना या ऑब्जर्व करना। यहां से बात है नकल करना। इमिटेशन मतलब करना होता है नकल करना, नकल करना या ग्रहण करना। तो मैं बताते जा रहा हूं, सीखते जाइए, लिखते भी जाइए अपने नोटबुक पे। तो इमिटेशन करना, नकल करना, नकल करेगा जो भी समाज में जो कुछ भी है कि कैसे हो रहा है। कि जैसे आपने अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को कहा चलो ये यहां से ये लिखा हुआ है,
ये डॉट 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 है, इस पे चलो मैंने ऐसे से डॉट डॉट किया, ऐसे से डॉट डॉट किया, चलो बनाओ। तो अब बच्चा क्या करेगा, इस पे यहाँ से यहाँ से यहाँ से जो है इसको इन सारे डॉट्स को मिलाएगा, डॉट्स मिला करके इसको ऐसे मिला देगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अभी जब छोटा बच्चा है तो ये पहले इमिटेट करेगा। आप गए घर में, थोड़ा सा बड़े हो गए, तो मम्मी चाय कैसे बनाती है, तो आपने देखा कि मम्मी चाय कैसे बनाती है, तो पहले जो है वो सारा बर्तन ले लेती हैं, बर्तन सारा से वस्तु लेके आती हैं, फिर वो गैस चालू करती हैं, गैस चालू करने के बाद फिर गैस चालू करके पानी उसमें रखती हैं, फिर वो थोड़ा थोड़ा गर्म होता है, फिर उसमें चाय डालती हैं, फिर उसमें शक्कर डालती हैं, फिर उसको थोड़ा दूध डालती है, फिर वो उबलता है, उबलने के बाद फिर उसको छानती है। ये प्रक्रिया होती है चाय बनाने की। तो चाय बनाने की प्रक्रिया को करने के लिए, यानी उसको करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इमिटेट करोगे, नकल करोगे। तो वही सारी बात, सबसे पहला काम है, सबसे पहली बेसिक चीज है इमिटेट करना। इमिटेट करना या फिर उसको ऑब्जर्व करना। इमिटेट करना, ऑब्जर्वेशन, इसको ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन दोनों नाम आता है, कहीं कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं कहीं इसी को 6 पॉइंट में दिया गया है, इसको भी 6 पॉइंट में दिया गया, तो कंफ्यूज मत होइएगा। हमको जो है इसको 5 पॉइंट में ही समझना है, इसको भी हमने 5 पॉइंट में समझना है। ये 6 पॉइंट 5 पॉइंट आते रहता है, उससे कोई तकलीफ नहीं है। तो हम अभी यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि इमिटेशन करना, इमिटेशन करने के बाद मैनिपुलेशन। अब हम क्या करेंगे, मम्मी ने जैसा बनाया था सेम तो हम नहीं कर सकते, जैसा सर ने बनाया हुआ था, जैसा कर्सिव राइटिंग में या जैसा ये डॉट डॉट थे, इसको जैसा सर ने बनाया था, जैसे मैडम ने बनाया हुआ था, जैसे टीचर ने बनाया हुआ था, जैसा मम्मी ने बनाया था, वैसा तो बच्चा नहीं बना पाएगा, बट कोशिश करेगा, थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा करेगा। तो हो सकता है कि या लाइन के बाहर पहुंच जाए, ऐसे पहुंच जाए, ऐसे पहुंच जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट धीरे 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 अभ्यास करते करते वो आ जाएगा। तो दूसरा चरण होता है क्या, मैनिपुलेशन का। तीसरा चरण होता है प्रिसीजन का। प्रिसीजन मतलब होता है नियंत्रण करना। वो क्या करेगा, अब बिल्कुल, अब इसने सीख लिया, गलतियां तो हो रही थी, जब दूसरी बार वो क्या करेगा, वो बिल्कुल उसी लाइन पे चलेगा, जहां जहां गलतियां थी उन गलतियों से सुधार लेगा, कि बिल्कुल उसी पर चलेगा, नियंत्रित होकर के इसी पर चलेगा, तब जाकर के क्या बनेगा, ये बनेगा। तो यह नियंत्रित करना भी, जितनी भी भूलें होती हैं उन भूलों को सीख करके उसमें सुधार करना, यह प्रिसीजन का पार्ट होता है। कि सबसे पहले तो क्या किया, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके चाय बनाना, चाय बनाने का ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद उसमें मैनिपुलेशन किया, बनाने की प्रक्रिया कर रहा है, बनाने की प्रक्रिया कर रहा है। अब प्रक्रिया करते हुए उसको लगा कि कहीं कुछ भूल हुई, चाय बराबर नहीं बनी। अब आगे जो क्या करेगा, वो बिल्कुल कंट्रोल करेगा कि जब पानी उबलेगा तभी डालेंगे, दूध उसी टाइम पे डालेंगे, उसको उतना ही उबाल करेंगे, वो सब कुछ कंट्रोल करेगा, बिल्कुल वहां रहेगा। पता लगा कि तपेली में जो है वो दूध रख दिया, दूध उबाल करके सारा बाहर आ गया, तो वो वहां पे बिल्कुल ध्यान करेगा कि कितने पे आंच देनी है, कितने पे उसको ताप देना है, कब तक वहां पे खड़ा होकर उसको ऑब्जर्व करना है, ये बिल्कुल ध्यान करेगा। तो इसमें आएगा, ये प्रिसीजन में आएगा। फिर अब उसको क्या करेगा, अरे वाह बिल्कुल बढ़िया, आर्टिकुलेट करेगा कि यार बहुत बढ़िया बना है एकदम, देखो अब हम काम कर ले रहे हैं, तो उसको अब आर्टिकुलेट करेगा, उसको एक रूप, एक अमली जामा, जिसको कहते हैं अमली जामा। वाह देखो चाय बन गई, देखो ये बन गया, बिल्कुल बढ़िया से बना। अब ये बनाने के पीछे कितना कारण हुआ, ये बनाने के पीछे इमिटेशन हुआ, ये बनाने के पीछे मैनिपुलेशन हुआ, ये बनाने के पीछे प्रिसिजन हुआ, तब जाकर के जो है ये वो कह, अरे वाह बढ़िया बन गया, बन गया, अच्छा हास हास रेडी हो गया, बन गया। तो अब ये आर्टिकुलेशन की बात करेगा, यानी उसको उस परिस्थिति में स्थापित करने की कोशिश करेगा, वैसा जो है वो स्वभाव लेके आने की कोशिश करेगा, इसे कहेंगे क्या, आर्टिकुलेशन। अब वह न्यूट्रलाइजेशन करेगा, अब मेरे को बिल्कुल, अब मेरे को जो है वो बनाना आ गया, अब मैं जो है वो चाय बना सकती हूँ, मैं ये लेटर बना सकता हूँ, मैं ये ड्राइंग कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं जो है जो फरसे से फावड़े से खोदना है तो मैं फावड़े से खोद सकता हूँ, मैं सुई में धागा डाल सकता हूँ, वगैरह वगैरह, जितनी भी सारी एक्टिविटी है जो कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो सारा काम करने के लिए ये सारी बातें लेके आते हैं। इसके बाद का जो छठवीं चरण जो बनती है उसे कहते हैं हैबिट, यानी न्यूट्रलाइजेशन के बाद हैबिट बनती है, तो हमें वो काम करने का आदत हो जाती है लगातार। जैसे अगर हम जब गाड़ी सीखते हैं, गाड़ी सीखते हैं तो सबसे पहली बार तो नहीं आती है गाड़ी सीखना, तो कभी गाड़ी हम इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाती है, कभी हमारा बैलेंस नहीं बनता है, कभी हमारा एक्सीलेटर बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी हमारा जो है वो ब्रेक कहीं पड़ जाता है, कभी हम गिर जाते हैं, कभी आगे का ब्रेक ज्यादा लगा देते हैं, कभी पीछे का ब्रेक ज्यादा लगा देते हैं, कभी हमारा लाइट खुला रहता है, हमारा कंट्रोल नहीं होता है। सबसे पहले तो ऑब्जर्व करते हैं कि ये करते कैसे हैं। जैसे आप कार अगर कहीं सीख रहे हो, कार तो भी आप लोग छोटे हैं, नहीं सीख, बट मोटरसाइकिल चलाना तो सीखे होंगे। तो ये जब सीखते हैं तो सीखने के टाइम पे हम बिल्कुल ऑब्जर्व करते हैं, ये इमिटेशन मैनिपुलेशन प्रिसिजन होता है। फिर बाद में जाकर के आप लगातार जब करते जाते हो तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप बात भी करते जा रहे हो, और आप बिल्कुल आपका ये जो मोटरसाइकिल का जो या फिर हैंडल है, या फिर वो जो आपका जिसको बोलते हैं, जिससे गाड़ी को करते हैं, वो बिल्कुल जो है आपके पास बिल्कुल स्टीयरिंग जिसको कहते हैं, स्टीयरिंग आपके पास बिल्कुल है, वो आप चलते जा रही है, ब्रेक लगते जा रहा है, सब कुछ होते जा रहा है, फोन में बात भी कर रहे हो, आपके पास हैबिट बन गई है। आप एक साथ में उसको भी कर रहे हो, जो कि पहले आपको बहुत टफ लगता था, आप उसको कर पा रहे हो, साथ में दूसरा भी काम कर पा रहे हो, तो जाकर के हैबिट बन जाती है। हैबिट बनने के लिए ये सारे प्रोसेस लेके आने पड़ते हैं। तो आज मैंने आपके सामने ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी और लर्निंग डोमेन मैंने बताया, इसी को शिक्षा में कैसे प्रयोग करना है, शिक्षा में भी सेम वैसे ही प्रयोग करना है।
सबसे पहले बच्चे को ऑब्जर्वेशन कराना है। ऑब्जर्वेशन कराने के बाद बच्चे को कहना है कि चलो इसको तुम खुद से करो, यानी इमिटेशन करने के बाद बच्चे को कहो कि मैनिपुलेट करके चलो कुछ करो। करने के बाद बच्चे को कहना है कि चलो इसमें जो भूल हुई उसमें सुधार करो। सुधार करने के बाद उसको कहो कि बताओ अच्छा ये अच्छा बना या नहीं बना, अभी इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है वो करो। फिर बताओ अच्छा आप ये अच्छा हुआ क्या। ये सारी चीजें जो है हम क्लास में बच्चे को यूज करा सकते हैं। ये सारी बातें जो है क्लास में यूज कराने के लिए, लर्निंग को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चे को जोड़ने के लिए ये सारी बातें हैं। इसीलिए इसको कहा गया क्या, ब्लूम की टेक्सोनॉमी, और इसे कहा गया लर्निंग के डोमेन। ये सब सीखने में काम आते हैं, सब सीखने के तत्व हैं। सीखना चाहे क्लास में हो, फॉर्मल रूप में हो, चाहे वो कहीं बाहर हो, इनफॉर्मल रूप में हो, हर जगह घटित होती है। इसी को इन्होंने एक अमलीजामा देने का काम किया है, इसी को एक सिस्टमेटिक रूप में बताने का काम किया है, जिसको कहा गया है कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी। यहां तक जो है मैंने आज आपका ब्लूम की टेक्सोनॉमी का पार्ट जो आपके सामने पूरा किया। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो हमसे पूछेंगे, अदरवाइज यहां से प्रश्न लेते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो समझ में आया सभी को? किसी को कोई प्रश्न होगा तो पूछेगा। हाँ, कुछ बच्चे जल्दी, सुबह की क्लास होती है तो 23 बच्चे दिख रहे हैं, कुछ नहाने गए होंगे, कुछ करने होंगे दूसरे काम। ओके, चलिए तो प्रश्न ले लेते हैं यहाँ से। प्रश्न लेते हैं। सोजाज, आज हमारा ब्लूम की टेक्सोनॉमी मैंने फिनिश की है। देखिए, जब ध्यान से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो सारी बातें क्लियर होंगी और उस पर आप जवाब दे पाएंगे। अब मैं नहीं समझता कि मैं आपको कितना कर पा रहा हूँ। आप लोग बहुत सारे ट्यूशन से जुड़े हुए हैं, मैं उसको कितना जवाब, मैं कितना जस्टिफाई कर पाता हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी कोई ट्यूशन पढ़ी नहीं है। तो मुझे पढ़ाना, मैं आप लोगों को वो उतना दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ, पता नहीं। कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि सर इसमें थोड़ा और सुधार करने की आवश्यकता है तो बताएंगे, तो मैं आप लोगों को उतना करूंगा। एक अगर बीड़ा लिया हुआ, एक जिम्मेदारी ली हुई तो पूरा करूंगा। चलिए प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है पहला प्रश्न है कुछ इस तरह से, 4 प्रश्न। इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण संबंधित शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है? ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न है। यह प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। कह रहा है इकाई के पूर्ण होने पर, यानी ये कोई लेसन है, वह लेसन पूरा हुआ तो बच्चा, विद्यार्थी, शिक्षार्थी, विद्यार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण से संबंधित कर शुद्ध रूप से संक्षिप्त कर पाएगा। यह ज्ञानात्मक का कौन सा उद्देश्य है? मूल्यांकन है, समझ है, ज्ञान का उपयोग है, या विश्लेषण है? किसमें आएगा? समझ के जवाब दीजिएगा। 4 संश्लेषण, किसी ने जवाब दिया 1 मूल्यांकन। चलिए, मैंने ही आपको एक तो मैंने पहले ही बोला कि समझ के जवाब दीजिएगा। मैंने पहले ही बोला कि समझ के जवाब दीजिएगा। मैंने पहले ही बोला कि समझ के जवाब दीजिए। मैंने, आप यहां, मैं सामने से कह रहा हूं समझ के जवाब दीजिएगा। मैं, मेरे यहां से सामने से मैं कह रहा हूं कि आप समझ के जवाब दीजिएगा। हाँ देखिए, विचार में बदलाव हुआ, विचार में बदलाव हुआ, विचारों में बदलाव हुआ। देखिए क्या बात है, इसको इसको कहते हैं विचारों में बदलाव। कि बच्चे ने कहानी, लेसन पूरा हो गया, लेसन पूरा होने के बाद बच्चे को कहा गया कि जो कहानी थी, इस कहानी में जो व्याकरण के जो शुद्ध शब्द है उसको संक्षिप्त करके बताओ। तो क्या करेगा, जब वो पूरी कहानी को पूरा पढ़ा होगा, रिकॉल करा होगा, जब वो ज्ञान को लिया होगा, ज्ञान को लेने के बाद वो क्या होगा, कंक्लूड करेगा। कंक्लूड करने के बाद फिर उसको आप कहेंगे कि उसको संक्षिप्त करके बताओ, उसको सार में, बिल्कुल शॉर्ट में बताओ। तो संक्षिप्त कर पाएगा तो इसका मतलब क्या, कि वो अपनी समझ बता पाएगा। क्या करेगा, वह समझ को विकास कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा जवाब, समझ आएगा। जैसे मैंने कहा कि आप मुझे जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, जवाब कैसे दोगे, समझ के आधार पे दोगे। अभी यहीं बस इतना संक्षिप्त ही करना है, उसको बहुत सारा लंबा चौड़ा नहीं बताना है। बहुत सारा लंबा चौड़ा, जब बहुत सारा लंबा चौड़ा कई कई वे में बताना होगा तो वहां पे आएगा ज्ञान का प्रयोग, अनुप्रयोग जिसको कहेंगे। कई लंबा चौड़ा जब इधर उधर बताना होगा तो वो अनुप्रयोग कहलाएगा। बट यहाँ पे खाली उसको संचित करके बताना है, वो समझ के आधार पर उसको संचित करके बताएंगे, यानी वो इनडायरेक्ट रूप हो गया। क्या पे होगा, समझ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जवाब हो गया 2। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, बच्चे के ज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? ज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कहां पे? सभागार में, खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, उपरोक्त सभी जगह में। बच्चे का ज्ञानात्मक विकास कहां होगा? बच्चे का ज्ञानात्मक विकास कहां होगा, जवाब दीजिएगा। प्रश्न आ रहे हैं सभी के। 4 उपरोक्त सभी जगह, 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 सभी जगह ज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है। देखिए मैंने यहाँ पे बताया था, संज्ञानात्मक विकास यानी ज्ञानात्मक विकास,
भावनात्मक विकास और साइकोमोटर डेवलपमेंट। अब साइकोमोटर डेवलपमेंट ये बातें हो रही है। खेल के मैदान में क्या करेगा बच्चा? खेल के मैदान में बच्चा वहां उसका गति चलेगी, यहाँ पे उसका साइकोमोटर चलेगा। सभागार में क्या करेगा? सभागार में लोगों से बातचीत करेगा तो वहां पे उसकी लागनी जुड़ेगी, यहाँ पे वहां पे सब रिसीव करेगा, वैल्यू करेगा, तो यहाँ पे भावनात्मक जुड़ेगा। यहाँ पे जब विद्यालय में होगा तो विद्यालय में कुछ ना कुछ सिखाया जाएगा, वहां पे पढ़ाया जाएगा, वहां पे फॉर्मल तरीके में सब कुछ बताया जाएगा। वहां पे क्या होगा? बच्चे का ज्ञान का विकास होगा, वह इन सब चरणों में चलेगा। तो ज्ञान का विकास कहाँ होगा? विद्यालय में एवं कक्षा में। विद्यालय में एवं कक्षा में। जो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा? विद्यालय एवं कक्षा में। सभागार में उतना सारी बातें नहीं सिखाई जाती। सभागार में तो किसी पर्टिकुलर चीज पे बात हो रही है, कभी उसको मौका मिला, कभी मौका मिला भी नहीं। सभागार में कोई मीटिंग हो रही है तो वहां मौका मिला, कभी मिला भी नहीं। यहाँ तो बच्चा पुस्तक को लेकर के पर्टिकुलर चीजें सिखाई जा रही है, बताई जा रही है एक फॉर्मल तरीके से। तो ज्ञान का विकास कहाँ होता है? विद्यालय एवं कक्षा में। चलिए बहुत बढ़िया। तो जवाब था 3। चलिए चौथा प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक या व्यवसायिक? कौन सा सीखने का? यहाँ पे सिखाना लिखा है, सीखने है। कौन सा क्षेत्र है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जवाब अच्छा आ रहा है। हाँ, तो क्या होगा? यहाँ पे अनुभविक नहीं होगा भाई। कहाँ जवाब दे रहे हैं लक्ष्मण सिंह जी? अनुभविक नहीं होगा, अनुभविक होगा एक्सपीरियंस। भावनात्मक होगा। यहाँ सीखने का क्षेत्र कितना है? 3 ही बताया गया, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र और साइकोमोटर डेवलपमेंट डोमेन। यानी ये कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, 3 ही डोमेन है। तो यहाँ पे एक है एक्सपीरियंस डोमेन। एक्सपीरियंस डोमेन मैंने यहाँ बताया था, मैंने स्पिरिचुअल डोमेन मैंने बताया हुआ था, मैंने प्रोफेशनल डोमेन मैंने बताया हुआ था। डोमेन क्या है यहाँ पे? डोमेन तो एक ही है, अफेक्टिव डोमेन, भावनात्मक पक्ष। तो जवाब क्या होगा? 2 होगा। जवाब यहाँ पे 2 होगा, भावनात्मक पक्ष। अनुभविक पक्ष नहीं। सीखने का जो क्षेत्र है, सीखने का जो यहाँ पे जो डोमेन है, यहाँ पे डोमेन से संबंध हो रहा है। डोमेन क्या होगा? भावनात्मक पक्ष। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा जवाब हो गया। चौथा प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गत्यात्मक के अंतर्गत आता है? गत्यात्मक यानी ये साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन के तहत कौन आता है? व्यवस्थापन, नियंत्रण, अनुमूल्यन, विश्लेषण। कौन आएगा? कौन आएगा? कौन आएगा? यहाँ पे हम कहें तो ये होगा व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइजेशन। नियंत्रण को कहेंगे प्रिसीजन, और मैनिपुलेशन नहीं है इसमें, अनुमूल्यन अलग है, विश्लेषण यहाँ से है। तो क्या आएगा इसमें? नियंत्रण। बहुत बढ़िया, नियंत्रण। नियंत्रण क्या आएगा? नियंत्रण। प्रिसीजन मतलब होगा नियंत्रण, तो नियंत्रण इसमें जो है वो आएगा। प्रिसीजन मतलब नियंत्रण, तो नियंत्रण करना। तो ये सब जवाब है। चलिए 4 प्रश्न हो गया। 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है? इसको तो आप बता पाएंगे ऐसे ही। संज्ञानात्मक क्षेत्र का यानी इस क्षेत्र में उच्चतम स्तर क्या है? संश्लेषण, व्यापक, विश्लेषण, मूल्यांकन। ध्यान करिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 4 4 4 4 मूल्यांकन। जो ये मूल्यांकन किसके तहत आएगा? ब्लूम की ओरिजिनल टेक्सोनॉमी के तहत आएगा। ब्लूम की ओरिजिनल टेक्सोनॉमी के तहत ये इवोल्यूशन आएगा, इवोल्यूशन आएगा। और अगर क्रिएशन होता तो क्रिएशन होता उच्चतम स्तर यहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो यहाँ जवाब क्या होगा? 4। सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 4 जवाब है। जवाब यहाँ पे 4 है। यहाँ पे जो जवाब है वो क्या है? 4 है। 4। चलिए सो यहाँ पे सेशन पूरा होता है। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन यहाँ पूरा करते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न होंगे, कोई सुझाव होंगे तो हमें जरूर बताइएगा। आपके अगर कोई सुझाव होंगे तो हमें जरूर बताइएगा, हम आपके सुझाव